गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा एनाटॉमी का लेक्चर जो है वो चल रहा है। एंड कल हमने यहाँ तक कर लिया था सिनोवियल जॉइंट्स तक, जिसमें हमने तीन जॉइंट्स पढ़े थे, बॉल एंड सॉकेट, कॉन्डिलियर, हिंज। तो ये काइंड ऑफ इवॉल्व टाइप्स ऑफ जॉइंट्स थे जहाँ हमारे पास सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो प्रोड्यूस करती है सिनोवियल फ्लूइड को। और काइंड ऑफ लुब्रिकेशन एक हमें भगवान ने दी हुई है इन जॉइंट्स पे, जो जॉइंट्स हमारे काफ़ी ज़्यादा जहाँ वियर एंड टियर है। ठीक है। सो ये बॉल एंड सॉकेट था, नी और एल्बो जॉइंट। तो ये हमारे इवॉल्व टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं, सुनोवियल जॉइंट्स इनको कहा जाता है। तो आज जो हम करेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स। तो जो हमारी बॉडी, जैसे 650 के अराउंड हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, और जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है और जो मसल टिश्यू है, इसे हम तीन टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। तो कार्डियक जनरली जो मसल है वो हमारे हार्ट में पाया जाता है, और जो कार्डियक मसल्स हैं यही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हार्ट को, और आगे फिर ब्लड पंप होता है। और ये इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब कि जो कार्डियक मसल्स हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इनवॉलंटरी का मतलब है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो अब हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, बट वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना। हम खुद से अपना हार्ट तेज या स्लो तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, मतलब जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है बॉडी के अंदर एक, जो हमारे काफी चीजों को मतलब खुद से कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, डाइजेशन को, और रेस्पिरेशन को। जो चीजें खुद से हो रही हैं सारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है, और कार्डियक मसल्स को भी वही कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें आपने सुना होगा, जैसे किसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो उसे हम काफी सारे अलग अलग सेम नाम से बुलाते हैं, जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट भी वर्ड होता है। तो जो कार्डियक अरेस्ट वर्ड है वो यहीं से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स हैं उनको कार्डियक बोला जाता है। यानी कि जो कार्डियक मसल्स हैं वो एक तरह से उनमें क्रैम्प आ गया, या अरेस्ट मतलब कि वो धड़कने बंद हो गए, चलने बंद हो गए, मसल्स बीट करना, हार्ट बंद हो गया क्योंकि मसल्स ने काम करना बंद कर दिया। और दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स, और ये सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, ठीक है, हार्ट के अंदर ही। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं हाई लेवल पे, उस टाइम पे जब जो लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की अगर हम बात करें, तो जब वो अपने पीक वीक में होते हैं या स्टेज पर होते हैं, जब उन्होंने सोडियम, पानी, ये सब छोड़ा हुआ होता है, तो उस टाइम ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लो सोडियम इन द बॉडी, पोटाशियम इन द बॉडी, और यूज ऑफ डायरेटिक्स की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें बहुत तगड़ा इम्बैलेंस आ जाता है। तो उस वजह से क्रैम्पिंग होती है। देखो होगा आपने कोई ना कोई वीडियो, एब्स में क्रैम्प आ जाता है, काव्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं बड़े। अब ये जो क्रैम्प है ये हार्ट में भी आ सकता है। ठीक है, और अगर हार्ट, क्योंकि हार्ट भी एक मसल है, अभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके हार्ट के जो मसल्स हैं उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो वहां पर भी क्रैम्प आ जाता है। तो जब वहां पर क्रैम्प आएगा दैट मीन्स अटैक आ जाएगा। तो हार्ट में अगर क्रैम्प आया तो सडन डेथ है। तभी जो बॉडी बिल्डिंग है इसको एक बहुत रिस्की स्पोर्ट जो है वो माना जाता है। बट ठीक है, उसको, उससे बचने के बहुत तरीके हैं कि आप कैसे अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर सकते हो उस टाइम पे। और डायरेटिक्स यूज नहीं करनी चाहिए, अगर करना भी है तो कौन सा करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट इतनी नॉलेज नहीं होती। जैसे कल मेरे से एक बच्चा बात कर रहा था, चलो हम नाम नहीं लेते उसका, तो वो सिर्फ 21 साल का है, और वो साइकिल पे था। साइकिल कर चुका है ऑलरेडी, उससे पहले भी शायद किया हो उसने, कोई किसी के अंडर किया है उसने, नो डाउट। ऐसे खुद से उसने कुछ नहीं लगाया, जो एक अच्छी चीज थी कि उसने किसी की गाइडेंस के अंडर किया। बट उसने मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजी, जो कि इतनी खराब नहीं थी, ठीक थी। इतनी तो खराब हो ही जाती है जब कोई साइकिल लगाता है। लेकिन जिस चीज से मैं हैरान था कि
जो भी उसके कोच थे उन्होंने उसको ये नहीं बताया कि एक्चुअल ब्लड टेस्ट कौन से कराने चाहिए थे। या थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक बात है, बट करते हैं, कोई बात नहीं, ये भी हमारी पार्ट है बहुत बड़ा हमारे फील्ड का। तो क्योंकि आपने भी कोचेस हो या तो बनना है, तो क्या गलती नहीं करनी। तो जो मेन टेस्ट होते हैं बिफोर डूइंग स्टेरॉइड साइकिल इज, हमने अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना होता है। ठीक है, हम अपने बाकी ब्लड रिपोर्ट से भी कंसर्न होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट भी देखना चाहिए, LFT RFT ट्राइग्लिसराइड सब देखने चाहिए, नो डाउट। बट PCT करने का जो मेन पर्पस होता है, पोस्ट साइकिल थेरेपी करने का जो मेन पर्पस होता है, दैट इज कि आपने अपने हॉर्मोन्स विच इज टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, LHFSH, इन सबको बैलेंस करना है। ठीक है, उसको प्री साइकिल वाली कंडीशन पे लेके जाना है। और उसका उसका कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं था। तो जब मैंने उससे पूछा कि तूने वो ब्लड टेस्ट कराया, कहता नहीं सर, वो नहीं मैंने कराया। तो यहाँ थोड़ी सी मिस गाइडेंस है मेरे अकॉर्डिंग, कि जो चीज मेनली हमने ठीक करनी है वो तो हमने चेक ही नहीं कराई। ठीक है, फिर मैंने उसको बोला कि कल ये वाले अपने टेस्ट कराओ और मुझे भेजो, फिर देखते हैं कि कितनी रिकवरी हुई है। तो इसलिए हमें भी एज अ कोच आगे जब बढ़ना है, तो हमने हर चीज को, अगर किसी को ट्रेन करना है तो हर चीज को ध्यान में रख के, अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे ट्रेन कराना है, और पूरी नॉलेज के साथ। ठीक है, कभी भी गेस वर्क नहीं करना। नेक्स्ट जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। तो फर्स्ट हमने कार्डियक मसल पढ़े, वो सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स काफी जगह होते हैं। तो स्मूथ मसल्स जो हैं ये हॉलो ऑर्गन्स के अंदर, जहां भी हमारी बॉडी में हॉलो ऑर्गन्स हैं, हॉलो ऑर्गन्स मतलब जिनके अंदर स्पेस है, ठीक है, वहां पर हमारे पास स्मूथ मसल्स जो हैं वो होते हैं। तो ये, इनकी भी जो मूवमेंट्स हैं वो इनवॉलंटरी हैं। ठीक है, मतलब अगेन ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो स्मूथ मसल्स भी हैं। अगेन इसे भी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली बॉडी इसको कंट्रोल कर रही है, हमारे कंट्रोल में नहीं है ये चीज। तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आईज, आर्टरी वॉल्स। ठीक है, तो ये सारी जो ऑर्गन्स हैं, यहाँ पर स्मूथ मसल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगेन करेक्टरिस्टिक ये भी इनवॉलंटरी हैं। अब देखो, यूरिनरी ब्लैडर है, इनवॉलंटरी कैसे है कि मान लो ये जो एक्सपैंड और रिलैक्स करता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से करता है। जैसे मान लो आप तो कुछ नहीं कर सकते ना यूरिनरी ब्लैडर को एक्सपैंड करने के लिए या उसको श्रिंक करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। वो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली होता है। जैसे मान लो आपने बहुत सारा पानी पिया हुआ है, ठीक है, फिर आपको धीरे धीरे यूरिन बनना शुरू होगा, और वो इकट्ठा होना शुरू होगा यूरिन ब्लैडर के अंदर। तो वो एक्सपैंड करेगा। मान लो अभी आपको, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको नहीं कहीं पर यूरिनेट करने की जगह आपको नहीं मिल रही कहीं, तो आप रोक के रखोगे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो क्या होगा, वो एक्सपैंड करता रहेगा उतने टाइम तक। ठीक है, और जैसे ही आप रिलैक्स होगे, तो वो दोबारा से रिलैक्स हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ये जो वो एक्सपैंड हुआ और जो रिलैक्स हुआ, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये अपने आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखता है कि अगर ये चीज बॉडी के अंदर हो रही है, तो मुझे इसका साइज जो है वो इंक्रीज करना है। ठीक है, ऐसे ही हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जहाँ अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन की, तो उसमें जो वेव्स के फॉर्म में वो हमारे स्वेलोड फूड को, न्यूट्रिएंट्स को आगे आगे लेके जाता है। ठीक है, तो वो भी जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो यहाँ से शुरू हो जाता है, मतलब फूड पाइप से, और पूरा नीचे एक्सटर्नल ओपनिंग तक, हमारे एनल जो होता है, एनस होता है, वहां तक जाता है, अगर पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें। तो ये भी खुद से ही सब कर रहा है। जब आप एक बार खाना खा लेते हो, और आपने एक बार च्यू किया, और आपने एक बार उसको गल्प डाउन कर लिया, तो उसके बाद क्या आपका कोई कंट्रोल है उस पर कि वो आपके पेट में ना जाए, या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए, या लार्ज इंटेस्टाइन में ना जाए? वो जाएगा अपने हिसाब से, और हम रोक नहीं सकते उस चीज को। ठीक है, तो इसलिए ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसे भी। ऐसे ही हमारी आईज हैं, तो जो शेप है हमारी लेंस का, जब हमने किसी चीज पे फोकस करना है, ठीक है, वो
छोटा बड़ा होता है लेंस, ठीक है, तो वो भी अपने आप होता है। जैसे छोटे होते हम करते भी होते थे जबरदस्ती ऐसे आंख में लाइट मार के देखते थे, तो वो जो लेंस होता है हमारी अंदर, एक हमारा बड़ा वाला ब्लैक गोला होता है, उसके अंदर भी होता है एक छोटा सा। तो वो कभी वो अगर आप अंधेरे में जाओगे तो वो ज्यादा खुल जाएगा, और अगर आपकी आंख में बहुत ज्यादा लाइट जा रही होगी तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इट्स सेम लाइक जैसे हमारे फोन का लेंस करता है। अगर वो होता है ना, शायद उसको अपर्चर बोलते हैं शायद, ठीक है, जैसे मान लो लो लाइट कंडीशन है, अंधेरा है, जब वहां पर आपके फोन ने फोटो खींचनी है, तो उसके लेंस की अगर कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि आसपास से थोड़ी सी भी, जहां से भी लाइट आ रही है, और अपने लेंस को ज्यादा से ज्यादा ओपन करेगा कि मैं वो कैप्चर करूं, अंदर आने दूं लाइट को, फिर क्लिक करूं। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा लाइट होती है तो वो अपने आप उसको छोटा कर लेता है ताकि लाइट थोड़ी कम हो सके। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा आंख का जो आईज का लेंस है वो भी अपनी शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, सेम जैसे अगर हमने बहुत पास से ऐसे कुछ देखना है, मान लो मुझे अपनी उंगली पे फोकस करना है, तो उंगली मुझे साफ दिख रही है और पीछे ब्लर हो रहा है। और अगर मुझे उंगली पे, अगर मुझे पीछे देखना है तो उंगली मेरे लिए ब्लर हो गई है। तो ये मेरा जो अपने आप मेरी आंख का जो लेंस है वो उसको फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो स्मूथ मसल्स हैं। आर्टरी वॉल्स, जो हमारी आर्टरीज हैं, जो ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से टू द बॉडी, और वो भी रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं खुद से। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। तो ये भी अगेन स्मूथ मसल से बनी हुई हैं। और आर्टरीज, वेन्स, ये सब कुछ इवन हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी, उनमें भी स्मूथ मसल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो वो एक्सपैंड करते हैं, श्रिंक करता है, तो वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ सब जगह स्मूथ मसल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और मेनली अगर स्मूथ मसल्स के हमने फंक्शन देखने हैं तो अगेन दे हेल्प इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स की हम बात कर रहे हैं, आर्टरीज की हम बात कर रहे हैं, तो आर्टरीज कम अंडर ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंडर जैसे हमारे पास वी हैव आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब जब हम कार्डियो का लेक्चर पढ़ेंगे उसमें आती है ये चीज मेनली। तो ब्लड वेसल्स के अंडर हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होते हैं। तो ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो मेनली वही हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रही है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो जब आर्टरीज पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जब रिलैक्स होती हैं आर्टरीज हमारी, वेन्स रिलैक्स होती हैं, तो ब्लड प्रेशर कम रहे। ठीक है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हम पढ़ेंगे कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका अगर हार्ट रेट ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा आएगा। कुछ केसेस में बिल्कुल ऐसा होगा कि दोनों चीजें इकट्ठी बढ़ती हैं, बट ये अलग अलग है। ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ना और आपका हार्ट रेट, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, बट ये बढ़ती तकरीबन मोस्ट ऑफ द केसेस में साइमल्टेनियसली ही है। मतलब अगर आपका बीपी हाई होगा, काफी हाई चांस है कि आपका हार्ट रेट भी ज्यादा होगा, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, वो हम उसमें सीखेंगे। नेक्स्ट अगर फंक्शन देखना है स्मूथ मसल्स का, तो वी हैव ऑब्वियसली, हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो डाइजेशन में जो है हमारे फूड को आगे 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 लेके जाने के लिए जो स्मूथ मसल्स हैं वो हेल्प करते हैं। और जैसा हमने आईज के लिए पढ़ा, तो जो हमारा फोकस करने के लिए, क्या हो गया? नहीं, दर्द तो बहुत कारणों से हो सकता है। दर्द तो देखो ब्लॉटिंग की वजह से भी हो जाता है, गैस की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, इन मसल्स में भी दर्द हो सकता है। ऐसा नहीं है इनमें दर्द नहीं होगा, इनमें दर्द हो सकता है। ठीक है, बट वो हम ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि हाँ यही दर्द हो रहा है, इसी वजह से दर्द हो रहा है। ठीक है, कि मेरे यही वाले मसल्स दुख रहे हैं। बहुत चीजें हो सकती हैं, ठीक है, कि क्यों दुख रहा है स्टमक। बट यस यस, कि स्टमक, देखो स्टमक इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, जिसके अंदर स्टमक एक ऑर्गन है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं उस ट्रैक्ट। तो अगर स्टमक दुख रहा है तो वो स्टमक के अंदर कुछ हो सकता है, मे बी गैस बन रही है बहुत ज्यादा, या आपने कुछ खा ऐसा लिया है जिस वजह से दुख रहा है पेट। पेट तो दोनों केसेस में दुखता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन में भी दुखेगा, डायरिया में भी दुखेगा। देर आर वेरियस रीजंस। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि इन्हीं मसल्स में कोई दिक्कत होगी, तो क्योंकि हमारा बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। या तो स्टार्टिंग फ्रॉम फूड पाइप, फिर फूड पाइप से नीचे सबसे पहले स्टमक ही आता है, फिर वहां से होता हुआ वो ड्यूडनम एक ऑर्गन होता है, वहां से होता हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली एब्जॉर्प्शन होती है, फिर वहां से चीजें एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में चली जाती हैं, और जो इनडाइजेस्टेबल फूड है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये मैंने बहुत छोटे से ब्रीफ से आपको बता दिया कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड ट्रेवल करता है। और जो पेन है, पेन तो देखो बिल्कुल इनमें भी हो सकता है, लेकिन और बहुत से कारण हो सकते हैं, हम ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते। उसके बाद आईज का हमने पढ़ा था, तो फंक्शन है आईज का, जो प्यूपिल उसको हम बोलते हैं, तो वो जो उसका जो साइज छोटा बड़ा होता है, तो उस टाइम वो भी ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम और स्मूथ मसल्स जो हैं उनकी हेल्प से हो रहा है। और इवन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ यूरिन, ठीक है। और ऐसी कुछ चीजें हैं जब हमें गूज बम्प्स वगैरह आते हैं, आपने देखा होगा, जिसे बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हमारे स्मूथ मसल जो हैं बॉडी के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्केलेटल मसल। तो जो पहले दो हमने पढ़े हैं ये हमने सिर्फ पढ़ लिए, लेकिन इनको हम कंट्रोल तो है नहीं हमारा इन पे कोई, तो इसलिए ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। कार्डियक मसल है, ठीक है, हार्ट के मसल्स हैं, हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, और इनको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्डियो। और ये क्योंकि ये भी मसल है, इसलिए अगर आप कोई भी इन एनाबॉलिक्स यूज करता है तो हार्ट एनलार्ज होने के चांसेस भी हैं। एलवीएच करके एक चीज होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, तो वो हो जाती है कई बार, ठीक है। हार्ट में भी हाइपरट्रॉफी होनी शुरू हो जाती है जैसे मसल में होती है। तो मसल्स के लिए तो वो चीज ठीक है, लेकिन हार्ट के लिए वो चीज ठीक नहीं है, आपका हार्ट एनलार्ज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हार्ट को कॉम्पेंसेट करना पड़ रहा है। काफी कारण हो सकते हैं हार्ट के लार्ज होने के, डायरेक्ट स्टेरॉइड्स की वजह से भी हो सकता है, या फिर बॉडी का साइज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो इंजन तो वही है, तो इंजन को अपने आप को बड़ा करना पड़ रहा है, बट वो हेल्थ के लिए वो चीज ठीक नहीं होती। लेकिन अगेन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ठीक है, पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद स्मूथ मसल्स हमने पढ़े, अगेन वो भी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है। तो ठीक है, हमने जान लिया कि वो कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन है मेन। लेकिन स्केलेटल मसल जो है, इनसे सबसे ज्यादा हमारा लेना देना है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। स्केलेटल मसल बस वही हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है, जिम के अंदर जिनको आप ट्रेन कर रहे हो, चाहे वो शोल्डर मसल हैं, चाहे वो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, बैक है, कुछ भी है, ठीक है, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, कार्ब्स, ये जो सारे हम मसल्स के नेम्स लेते हैं, ये सारे हमारे कंट्रोल में हैं। ठीक है ना, आप जिम में एक्सरसाइज करते हो तो अपनी इच्छा से करने जा रहे हो ना, आपका मन है कि मुझे बेंच प्रेस लगानी है, मुझे चेस्ट ट्रेन करनी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, खुद से तो नहीं हो सकती। तो ये जो स्केलेटल मसल है, तीन पढ़े हमने, कार्डियक, स्मूथ, और थर्ड इज स्केलेटल, तो सिर्फ स्केलेटल मसल है जो फुल्ली हमारे कंट्रोल में होता है, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो वॉलंटरी मैसेज होता है फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, मतलब हमारी इच्छा से वो चीज होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल के चांस ज्यादा होता है, एलवीएच बोलते हैं उसको, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, तो वहां पर उसके एनलार्ज होने के जो चांसेस हैं साइकिल पे वो ज्यादा होते हैं, वही होता है मेनली, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। वो बड़ा मिस यूज करो, अब्यूज करो, तब कहीं जाके वो चीज होती है, ठीक है, वो अपना साइज बड़ा कर लेता है वेंट्रिकल टू कॉम्पेंसेट द ओवर कंजम्पशन, ओवर यूजेज, और या बॉडी का साइज इतना बढ़ चुका है, और उस सब चीजों को कंपेंसेट करने के लिए वो चीज होती है। तो कमिंग बैक टू स्केलेटल मसल, सो जो स्केलेटल मसल्स हैं ये हमारी, जैसे हमने जब हम बोन्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने लाइन पढ़ी थी कि जो बोन्स होती हैं वो अटैचमेंट्स प्रोवाइड करती हैं टू स्केलेटल मसल, टू लिगामेंट्स, टेंडन्स, ठीक है, इन सबको, ये कि वो मसल्स वहां आके अपने आप को अटैच कर सकता है, ठीक है। तो जो वो अटैच क्या हो रहा था उस टाइम, चलो हम बोन्स पढ़ रहे थे तो हमने बोन्स को पढ़ा कि बोन्स अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, किससे अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही हैं,
और जो मसल्स हैं वो लिवर की तरह काम करते हैं, मतलब खींचते तो मसल ही हैं, हम बॉडी को मूव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मसल। ठीक है, हमारी बॉडी में मसल है इसलिए हम बॉडी को मूव कर पाते हैं। जैसे मान लो किसी का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेड रिडन हो जाता है और वो 6 महीने बेड पे है, 1 साल बेड पे है, तो उसके जो मसल्स हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, मतलब जर्नली जो बेड रिडन ऐसे रहता है तो उसकी जो लेग्स हैं, स्पेसिफिकली लोअर बॉडी है, वो बिल्कुल ही लेग्स पतली पतली हो जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल मसल को, देखो मसल बॉडी तो बनाती है क्योंकि हमें जब रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम चलते रहते हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो कुछ हद तक बॉडी बनाती है मसल, मतलब बनाती तो क्या है, मतलब मेंटेन रखती है। लेकिन अब बिल्कुल ही अगर कोई बेड रिडन हो गया, 6 महीने से उसने नीचे पैर तक नहीं रखा, तो बॉडी मसल लूज करना शुरू कर देती है एट अ वेरी फास्ट रेट। तो उसको बनाए रखने के लिए उनको फिर बेड पर ही फिजियोथेरेपी वगैरह देनी पड़ती है, रेजिस्टेंस देनी पड़ती है, ताकि उनके मसल्स में ताकत बनी रहे, या फिर उनको पूरा उनका ट्रीटमेंट भी चलता है, फिर फिजियोथेरेपी चलती है बहुत महीने उनकी मसल्स में दोबारा से ताकत लेके आने के लिए। तो दिस इज स्केलेटल मसल। ठीक है, इसके बाद है हाइपरट्रॉफी। सो अब स्केलेटल मसल में ही जब हम हाइपरट्रॉफी की बात कर रहे हैं तो दो वर्ड्स होते हैं, हाइपरट्रॉफी एंड एट्रॉफी। सो हाइपरट्रॉफी इज जब आपके मसल सेल्स का साइज बढ़ता है, दैट इज हाइपरट्रॉफी। ठीक है, और एट्रॉफी इज जब इन्हीं सेल्स का साइज जो है वो कम हो जाता है, उसको हम एट्रॉफी बोलते हैं। तो जब हम जिम में जाके लोड उठाते हैं जो हमारे मसल्स के लिए चैलेंजिंग है, जैसे 8 से 12 रेपिटेशन लगा रहे हैं या अप टू फेलियर जा रहे हैं, तो हमारे जो मायोफिलामेंट्स हैं इनमें माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा टेक्निकल है पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो मायोफिलामेंट्स है वो तो एक्टिन और मायोसिन होते हैं। सो एक्टिन इज थिन, मायोसिन इज थिक फिलामेंट। और एक और वर्ड होता है मायोफिब्रिल। ठीक है, तो मायोफिब्रिल्स जो होते हैं वो लॉन्ग रॉड लाइक यू नो स्ट्रक्चर के होते हैं और ये सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और जो मायोफिलामेंट्स हैं ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन फिलामेंट्स हैं जो मायोफिब्रिल्स को बनाते हैं। ठीक है, तो जो मायोफिब्रिल्स हैं वो बंडल्स ऑफ मायोफिलामेंट्स हैं, मतलब एक्टिन और मायोसिन के बंडल। ठीक है, तो आप ऐसे मान लो जैसे अगर आपने घर में वो झाड़ू देखा है अपना, जो दो तरह के झाड़ू होते हैं ना हमारे घर में, एक फूल झाड़ू होता है, ठीक है, एक जिसे तीले वाला झाड़ू बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी आपने जिस एंड से आप उस झाड़ू को पकड़ते हो, ठीक है, जिस साइड में उसको बांधा होता है, आप बस उस साइड से उसको ऐसे देखो पीछे से। ठीक है, बिल्कुल बंडल्स ऐसे ही सेम बंडल होता है आपके अंदर, बहुत सारे मायोफिलामेंट्स के ऐसे ऐसे स्ट्राइलेटेड मसल्स के अंदर बंडल्स होते हैं बहुत सारे। तो उन्हीं में माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो अपने आप को ग्रो करते हैं, अडेप्ट करते हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा वेट उठाते हैं फिर से माइक्रो टीयर होगा, फिर वो अडेप्ट करेंगे, आप और वेट उठाओगे फिर माइक्रो टीयर होगा, फिर वो अडेप्ट करेंगे। हाँ, उसमें कुछ शर्तें हैं कि आपने आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आप रेस्ट अच्छा कर रहे हो। तो इस तरह से हम धीरे धीरे जो हमारे मायोफिलामेंट्स हैं एक्टिन और मायोसिन, इनमें ग्रोथ होती रहती है। और जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी बढ़ती है, और वैसे वैसे मसल्स जो हैं हमारे अडेप्ट करते रहते हैं। तो जैसे अगर हम एक ओवरव्यू सा देखें, तो जैसे अगर हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, हम देखते हैं कि मसल का साइज बढ़ रहा है, बॉडी के लिए वो सिर्फ एक अडेप्टेशन है टू द लोड जो हम उठा रहे हैं। ठीक है, बॉडी को सिर्फ एक सिग्नल जा रहा है कि मुझे अपने आप को स्ट्रांग करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे से ज्यादा काम लिया जा रहा है। तभी जैसे ही अगर आप जिम जाना छोड़ते हो तो एकदम से आपका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है कि अब मेरे को इतने मसल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे से उतना फिजिकल वर्क नहीं लिया जा रहा। तो वो अपना साइज श्रिंक करने लग जाते हैं मसल्स। ठीक है, लेकिन आ, इसमें एक चीज होती है मसल मेमोरी। तो अगर आपने कभी बड़ी अच्छी बॉडी बनाई थी 2-3 साल लगा के, तो वो कभी भी जीरो नहीं होएगी। ठीक है, तो अगर आप किसी वजह से आपका गैप पड़ गया 1 साल का, 2 साल का, तो जब आप दोबारा से शुरू करोगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा सेम साइज पे पहुंचने के लिए। इनफैक्ट शायद उतना उतनी डाइट भी नहीं लगती। ठीक है, तो उतना प्रोटीन भी नहीं लगेगा, आप मतलब हाफ ऑफ द टाइम में ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेंथ और साइज पे पहुंच जाओगे। अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं वैसे तो, कि क्यों वो चीज हो पाती है उसमें।
चलो ये अडेप्टेशंस तो है ही हैं, लेकिन उसके अंदर जो आपकी बॉडी ने मोटर यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करना सीख लिया 2-3 साल में, वो भी हेल्प करता है, वो भी बॉडी कभी भूलती नहीं है। ठीक है। और मेनली मसल मेमोरी यहाँ प्ले करती है। जब आपने इतनी मेहनत करी, 3 साल लगातार जिम किया, तो उस टाइम पे जो भी आपने नया मसल बनाया वो कहीं जाता नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ अपना साइज श्रिंक हो जाता है उसका। और एक चीज होती है मसल न्यूक्लियाई। ठीक है। मसल्स, और वो जो न्यूक्लियाई हैं वो कहीं नहीं जाते, वो सिर्फ छोटे हो जाते हैं। ठीक है। और वो जब आप दोबारा से लिफ्टिंग शुरू करते हो तो वो दोबारा से अपना साइज रीगेन कर लेते हैं। अगर साइकिल पे, अगर साइकिल लेकर बनाए, बिल्कुल। अगर किसी ने मान लो आपने कभी साइकिल चलाया 3 महीने का या 6 महीने का, तो उस टाइम आपने गेन किया मसल, तो बॉडी के लिए तो सिर्फ वो मसल गेन है, बॉडी को नहीं पता आपने, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि साइकिल लेके बनाया तो वापस नहीं आती। तो स्टेरॉइड्स के साथ बेनिफिट क्या है कि क्यों स्टेरॉइड्स पे बॉडी हम सोचते हैं कि तेजी से बन जाती है। अब उसके काफी कारण होते हैं वैसे, लेकिन अगर हम मसल्स तक ही रहें तो जैसे मान लो आपके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, वो जिन चीजों में ग्रोथ होनी है आपके अंदर, जिनका साइज इंक्रीज होना है, मान लो वो सिर्फ अभी 4 हैं। ठीक है, अभी आप साइकिल पे नहीं हो, आप नेचुरल हो, और आप उन 4 चीजों को ही ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो मान लो 4 चीजें हैं, हमने उनको बड़ा किया साइज में, तो वो एक लिमिट तक ही बड़ी होंगी। ठीक है। लेकिन जब हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं उस टाइम पे एक चीज होती है, एक तो हम पढ़ ही रहे हैं हाइपरट्रॉफी, एक होता है हाइपरप्लासिया वर्ड। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी सेल डिवीजन भी हो जाती है, मतलब कि ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं। और सोचो अब आपके पास नेचुरली वो चीजें 3-4 थी, ठीक है, लेकिन आपने स्टेरॉइड्स यूज किए, अब उनका नंबर इंक्रीज हो गया। तो जब ऑब्वियसली उनका नंबर इंक्रीज हो गया तो आप नेचुरल लिमिट से ज्यादा मसल प्रोड्यूस कर सकते हो। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियाई बने, आफ्टर द साइकिल भी ये कहीं जाने नहीं वाले, ये रहेंगे। ठीक है। तो उसका बेनिफिट आपको पूरी उम्र मिलने वाला है। तो अगर मान लो किसी ने जिंदगी में कभी कोई साइकिल लगाया, ठीक है, जैसे आजकल आप देखते होगे इंस्टाग्राम पे लोग लिखते हैं लाइफ टाइम नेचुरल, ऑल टाइम नेचुरल। ठीक है। दे आर नॉट नेचुरल, बिलीव मी। ठीक है। कईयों ने क्या किया हुआ है कि पहले साइकिल चलाए, ठीक है, और अच्छी फिजिक्स बनाई ऑन साइकिल, उसके बाद साइकिल लगाने छोड़ दिए, पीसीटी कर ली, साइकिल लगाने छोड़ दिए। उसके बाद डाइट से, ट्रेनिंग से, ठीक है, बॉडी को 70-80% तक वहीं ले आए। बॉडी आ जाएगी वापस वहां, क्योंकि जो जिस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ, मसल मेमोरी, न्यूक्लियाई, उन सब की वजह से। तो अब वो अपने आप को कहते हैं ऑल टाइम नेचुरल, जबकि ऐसा नहीं होता। जिसने कभी भी एक बार साइकिल लगा लिया वो अपने आप को कभी भी नेचुरल नहीं बोल सकता। ठीक है। अब जिसको टेक्निकली पता है वो तो इस चीज को समझ जाएगा, लेकिन वो लिख देते हैं तो लोग मान भी लेते हैं कि हाँ ठीक है नेचुरल होगा। ब्लड टेस्ट दिखाने लग जाएंगे, अपने अपनी रिपोर्ट दिखाने लग जाते हैं कि देखो हमारा तो इतना टेस्टोस्टेरोन है, इतना टेस्टोस्टेरोन है, हमने देख लो कोई साइकिल नहीं यूज की कभी। हाँ ठीक है, आप अभी साइकिल पे नहीं हो, पर आप 4 साल थे, और उससे उससे पहले 2 साल रहे भी हो साइकिल पे, तो जो वो एडवांटेज है वो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है। ठीक है। तो ज्यादातर वो लड़के ऐसे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा स्मार्टली प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा स्मार्टली। ठीक है। अब मैं तो पर्सनली जानता हूँ वो लोगों को, जिनके, आप मान लो उन लोगों को जानता हूँ जिनके 1-1 मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, एंड दे आर ऑन साइकिल, बट दे राइट दे आर नेचुरल। और लोग उनको अंधे अंधा फॉलो करते हैं कि हाँ भाई हमारी भी ऐसी ही बॉडी बन जाएगी नेचुरली, और वो नेचुरल नहीं है। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप किसी को देखते हो ना, लीन, रिप्ड, विद साइज, गुड साइज, पॉसिबली नहीं है वो बंदा नेचुरल है, चाहे वो आपको अपने ब्लड टेस्ट भी दिखा रहा है। ठीक है। तो एक तो पहला वाला कारण हो सकता है, दूसरा वाला कारण के ज्यादा चांस होते हैं। मैंने अभी कुछ रिपोर्ट्स देखी, 2000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन, 2100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, 4200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, जो चीज नेचुरली 600-700 से ऊपर जा ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। ठीक है।
लैब टू लैब डिपेंड करता है। मान लो अगर किसी लैब की रेंज 1200 तक भी है, तो उस लैब में भी 800 या 900 तक ही जाएगी। लड़कों के 2-2 हजार, 2200 हैं, और वो दिखा रहे हैं कि हमारे इतने हैं, और नीचे लिख रहे हैं देखो हम नेचुरल हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि इनके ब्लड में कोई भी स्टेरॉयड पाया नहीं गया। भाई जिसको समझ आ जाएगा उसको वही चीज देख के समझ आ जाएगा कि नेचुरली इतना टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कहाँ से आ गया। कौन सी ऐसी तू जड़ी बूटी खा रहा है कि तेरा टेस्टोस्टेरोन इतना ऊपर चला गया। मैं 3 महीने से टीआरटी डोजेस पर हूँ। मेरा तो 1300 से ऊपर नहीं गया अभी तक, 1300-1400 से ऊपर। तो भाई तुम कह रहे हो कि हम इतने सालों से कर रहे हैं, तुम्हारा कैसे नहीं जाएगा ऊपर। लेकिन वो ठीक है ऊपर, क्योंकि एक लाइन लिखी होती है, कोई मेटाबोलाइट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ पाया नहीं गया इनकी ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर कुछ नहीं मिला, तो दे आर नेचुरल। नो, दे आर नॉट नेचुरल। हाउ कैन बी समवन नेचुरल, वो भी उस टाइम पे जब उनका टेस्ट होता है, बिल्कुल जब वो स्टेज पे होते हैं उस टाइम पे उनको सरप्राइज चेकिंग करी जाती है उनका यूरिन लेके और ब्लड लेके। उस टाइम पे तो इतना आता ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इतना लो बॉडी फैट परसेंटेज होता है कि एनहांस्ड बंदे का भी लो आ सकता है। तो नेचुरल बंदे का तो उस टाइम हाई आ ही नहीं सकता, और ये तो सुपर हाई है। मतलब ये तो अननेचुरल लेवल्स हैं, इतने तो होते ही नहीं। 2100, 2200, 4200। 45 साल का एक बंदा, 40 साल से ऊपर एज उसकी, उसका 4000 से ऊपर आ रहा है, बताओ कैसे आ जाएगा 4000 से ऊपर, और उसको लिख रहा है देखो मैं नेचुरल हूँ, देखो मेरे ब्लड में कुछ नहीं आया। और नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं उसको कि यू आर हार्ड वर्किंग, ये वो पॉजिटिव लिख रहे हैं, जिनको नहीं पता चीजों का। तो कोई भी नेचुरल नहीं है, ये जो इतने लीन घूम रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, पागल बना रहे हैं सबको। ठीक है, ठीक है, उनकी मार्केट चल रही है, उनकी दुकान चल रही है, लोग अंधा उनको फॉलो कर रहे हैं, अंधा पैसा आ रहा है, उनको एड्स मिल रही हैं। शोज, नेचुरल शोज में वो लोग compete करते हैं, इसलिए करते हैं कि देखो हम नेचुरल शो में compete किया है, हमारी ब्लड टेस्ट भी हुए, और हमें वाडा ने, जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है ड्रग्स की, जो चेक करती है, सरप्राइज चेकिंग करती है, उसने भी अप्रूव किया है। क्योंकि शोज को, जो शोज ये नेचुरल वाले होते हैं उनको अपने शोज चलाने हैं, तो अगर वो ऐसे ऐसे लोगों को हेल्प नहीं करेंगे तो उनके शो कौन देखने आएगा, कौन कौन आएगा, कौन उनको प्रमोट करेगा अगर ऐसे ऐसे लोग नहीं होंगे। तो वो दिखाते हैं उनकी ब्लड रिपोर्ट्स कि हाँ देखो हमारे पास लड़का आया, जीता, और ये नेचुरल है। अब जो नेचुरल शो करा रहा है उसको तो लड़के चाहिए ना अपने शो में। पर नेचुरल फिजिक्स वैसी नहीं दिखती। हम कितना लो बॉडी फैट अचीव कर सकते हैं विदाउट स्टेरॉइड्स? यू कैन गो इनटू सिंगल डिजिट बॉडी फैट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप साइज नहीं मेंटेन कर पाओगे नेचुरली। जैसे अगर कोई ह्यूज और रिप्ड है, वो 100% ऑन साइकिल है, ठीक है। अगर आप नेचुरली वो चीज करने की कोशिश करोगे तो आप साइज नहीं मेंटेन रख पाओगे। आप लो बॉडी फैट जा सकता है आपका, आप 8-9 टच कर सकते हो नेचुरली, लेकिन बहुत सूख जाओगे, मतलब दिखेगा, मतलब विदाउट टी शर्ट बहुत अच्छे लगोगे, रिप्ड दिखोगे, लेकिन विद टी शर्ट ऐसे लगेगा शायद, या विद शर्ट की बंदा एकदम पतला है, एकदम सूखा हुआ है। तो दिस इज द थिंग, ऐसे नीचे तो लेके जा ही सकते हो आप, बट लेकिन जैसे कोट होती है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज अनहेल्दी देन एनहेंस्ड बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेचुरली जो आपकी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट चाहिए, डाइट में भी और बॉडी फैट भी, टू मेंटेन हॉर्मोन्स, ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह। तो जब आप नेचुरली इतना लो जाओगे, मान लो 10 से नीचे जा रहे हो, 12 से नीचे जा रहे हो, आपकी हार्मोनल प्रोफाइल खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे, आपका लिबिडो ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए नेचुरली कभी भी ज्यादा लो जाने की कोशिश मत करो, और बॉडी नेचुरली जाने भी नहीं देगी, मतलब बॉडी बहुत ज्यादा रेसिस्ट करेगी, और उतने में आप खुद ही हार मान जाओगे, क्योंकि वो जाएगी ही नहीं। बहुत मुश्किल, बड़ा लंबा डेफिसिट आपको चलाना पड़ेगा, तब कहीं जाके बॉडी इतनी नीचे आएगी, और उतने में आप बहुत मसल लूज कर जाओगे। फिर आपका खुद ही मन करेगा कि नहीं यार मैं तो मसल बहुत लूज कर रहा हूँ, लेट्स गेन अगेन। ठीक है, और आप लेथार्जिक फील करोगे, फटीग फील करोगे, लिबिडो ड्रॉप हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। तो आप खुद ही उस चीज को रिवर्स मार लेते हो कि चल छोड़ो यार। लेकिन अगर कोई एनहांस्ड है, अगर कोई टेस्टोस्टेरोन लगा रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी नेचुरल पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, उसको आपने बाहर से ही देना है। तो आप, ठीक है, अगर आप लो बॉडी फैट पे भी हो, आप तो बाहर से ही दे रहे हो ना, तो बॉडी ने अंदर तो बनाना नहीं किसी चीज की हेल्प से, तो आप बाहर से तो तब भी दे सकते हो। ठीक है, तो इसलिए एनहेंस्ड
में फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता लो बॉडी फैट पे रहने का, एटलीस्ट हॉर्मोन्स की अगर बात करी जाए। लेकिन नेचुरल में सिंगल डिजिट बॉडी फैट में जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसलिए नहीं जाना कभी भी किसी ने। कोशिश कर लो, कोशिश, ऐसे कोई नुकसान तो नहीं है, कोई ट्राई जिंदगी में कुछ ट्राई करके देखना चाहते हो कर लो, लेकिन अनहेल्दी है बॉडी के लिए वो बहुत ज्यादा। जैसे अगर मान लो एब्स हैं, एब्स इज नॉट हेल्दी। ठीक है, एब्स निकालना, पूरे सिक्स पैक एब्स निकालना, अगर सिर्फ बॉडी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो हेल्दी नहीं है, इतना लो बॉडी फैट परसेंटेज, क्योंकि बॉडी के लिए 15-16% बॉडी फैट बॉडी को चाहिए, विच इज ऑप्टिमम बॉडी के लिए। और 15 पे भी आप बहुत ठीक ठाक दिखते हो। लेकिन नहीं, 15 पे क्या होता है, 15 पे उतनी क्लैरिटी नहीं दिखती एब्स में। तो हम सोचते हैं 12 तक जाएं, 11 तक जाएं, लेकिन वो फिर थोड़ी अनहेल्दी वाली रेंज शुरू हो जाती है और बॉडी बहुत रेजिस्ट करती है। स्पेशली जब आप नेचुरल हो, अगर आप एनहेंस्ड हो उस टाइम बॉडी रेजिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी को रेजिस्ट करने के लिए कोई कारण नहीं है। बॉडी को हॉर्मोन्स चाहिए, वो आप बाहर से दे रहे हो। बॉडी को टेस्टोस्टेरोन चाहिए, आप बाहर से दे रहे हो। टेस्टोस्टेरोन दे रहे हो तो एस्ट्रोजन भी बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन दे रहे हो तो डीएसटी भी बन रहा है। ठीक है, तो बॉडी को वो सारे हॉर्मोन्स का बैलेंस मिल रहा है। तो इसलिए बॉडी नहीं उसको रोकेगी कि नहीं इतना लोड नहीं जाना, नहीं तो मैं हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, और फिर आप जा सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब फिजियोलॉजिकली कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बट स्टिल फिर भी 10 से नीचे जाने का तो कोई पॉइंट नहीं है। कि अगर आप ईयर राउंड लीन दिखना चाहते हो तब भी 10 से नीचे, तो जैसे मैं अभी 12 पे हूँ, तो 12 से नीचे जा सकता हूँ, पर लेकिन नीचे जाऊंगा तो फिर साइज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं 12 तक आ गया। मेरी वेस्ट एब्डोमेन, नॉट वेस्ट, ऑलमोस्ट 30.5 से भी हल्की सी नीचे है। तो ठीक है इतना। अब मैं यहाँ से मैंने अब रिवर्स गेनिंग शुरू कर दी अपनी, इतना नीचे आने के बाद, क्योंकि अगर इससे भी नीचे जाऊंगा तो वो तो बिल्कुल फिर ज्यादा ही साइज भी ड्रॉप होगा, ज्यादा ही लीन 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 हो जाएगा वो। और मुझे वो तो चाहिए नहीं, मेरे को तो मतलब श्रेडेड, नॉट श्रेडेड, मतलब लीन विद साइज चाहिए। ठीक है, 17-18 इंच का बाइसेप हो, अच्छा साइज हो, और लीन बॉडी हो। तो वही हमारा गोल होना चाहिए, अगर हम साइकिल पे भी हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन, और ये कौन है लाइनें मारी जा रहे हो यार, लाल हरी, मत छेड़ो। सो जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे हम जिम में एडवांस होते हैं, ज़्यादा भार उठाना शुरू करते हैं, हैवी उठाना शुरू करते हैं, ज़्यादा अप टू फेलियर जाना शुरू करते हैं, तो और अडेप्टेशंस भी होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो सारी अडेप्टेशंस जैसे जैसे होती हैं बॉडी के अंदर, तो वैसे वैसे हमारे मसल्स का साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारे मसल्स का साइज बढ़ता है, अब मसल्स के अंदर और लिवर के अंदर बॉडी कार्ब्स को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है। ठीक है, मसल्स के अंदर थोड़ा ज्यादा करती है, लिवर के अंदर इतना नहीं करती। लिवर के अंदर तो थोड़ा ही करती है, 100-150 ग्राम कार्ब्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ऑब्वियसली, और मसल्स के अंदर काफी कर लेती है। और उस पर फिर डिपेंड भी करता है कि आपकी बॉडी पे मसल्स का साइज क्या है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ग्लाइकोजन स्टोर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और ग्लाइकोजन की वजह से भी जो हमारे मसल सेल्स का साइज है वो बड़ा दिखता है, मतलब थोड़े से वॉल्यूम उनका ज्यादा दिखता है। जैसे मान लो जब आप कोई कटिंग करता है तो वो कार्ब्स छोड़ता है। ठीक है, जब वो कार्ब्स छोड़ते हैं, या जो प्रेप में लड़के होते हैं एंड के पीरियड में, तो वो अपनी पोस्ट डालते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, टुडे आई एम लुकिंग फ्लैट, मसल इज लुकिंग फ्लैट, नो पंप, नो एनर्जी, फटीग इज हाई। वो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ग्लाइकोजन बिल्कुल, उन्होंने कार्ब्स बिल्कुल छोड़े हुए हैं ऑलमोस्ट, श्रेड करने के लिए, बिल्कुल बॉडी को, बॉडी फैट को डाउन लेके आने के लिए, एकदम स्किन के नीचे से बिल्कुल पानी निकालने के लिए। तो इस वजह से उनका जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो पंप आता ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी। और बिल्कुल मसल ऐसे फ्लैट दिखता है, मतलब जैसे हम फ्लेक्स करते हैं तो एक हमें फीलिंग आती है ना जब हम फ्लेक्स करते हैं कि हाँ यार फ्लेक्स हो रहा है ये। एक कई वो एक पॉइंट आता है कि फ्लेक्स करते हैं, वो दिखने में तो हो रहा होगा वो फ्लेक्स, लेकिन वो एक प्रॉपर जो एक फुलनेस है मसल की वो खत्म हो जाती है। सर एज ए ट्रेनर इतना लीन होना जरूरी नहीं, एज ए ट्रेनर देखो, आपको सिर्फ अच्छा दिखना जरूरी है, और बस आपका पेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू शुड लुक लीन बस। एब्स उब्स के पीछे देखो, अगर शौक है, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो साथ साथ, जैसे कुछ ट्रेनर साथ साथ बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, तो अलग बात है। लेकिन सिर्फ अगर आप एज ए ट्रेनर
अच्छा दिखना है तो बस आपकी फिजिक थोड़ी ऐसी हो कि साइज भी हो। जैसे मैंने कई ट्रेनर देखे हैं वो कुछ ज्यादा ही मतलब लीन के चक्कर में ना साइज ड्रॉप कर लेते हैं और उनकी हाइट भी ज्यादा नहीं होती, तो उस वजह से ना उनकी फ्लोर पे प्रेजेंस ही खत्म हो जाती है। तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। आपके शोल्डर्स अच्छे होने चाहिए, आपकी चेस्ट अच्छी होनी चाहिए, बैक अपर बॉडी ह्यूज दिखे, ठीक है, लेग्स अच्छी होनी चाहिए, मतलब एक डिसेंट साइज होना चाहिए। पेट बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए टी शर्ट में, ठीक है, मतलब जब आप टी शर्ट को अंदर करते हो तब पेट नहीं दिखना चाहिए बस, ठीक है। बाकी ऐसे एब जूब्स निकालना देखो वो कंपलसरी नहीं होता ट्रेनर के लिए। आ, बस आप फिट दिखो, क्योंकि देखो जो चीजें आप प्रीच करोगे, जैसे आप पढ़ रहे हो, अब कल को आप अपने क्लाइंट को बता रहे हो सर ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो आपको देख रहा होगा कि यार ये मेरे को इतना कुछ बता रहा है और खुद तो इतना मोटा हो रखा है। हमारे अल्टीमेट फिटनेस में भी, प्रो अल्टीमेट जिम्स में भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो अनफिट हैं, ठीक है। और अभिषेक सर डायरेक्टली उनको मीटिंग्स में बोलते हैं कि भाई अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, लेकिन वो स्टिल ध्यान नहीं देते, ठीक है। सर भी कब तक कह लेंगे, हम लोग भी कब तक कह लेंगे, ठीक है भाई तुम्हारा करियर है, हम तो सिर्फ कह सकते हैं कि पतले हो, फिटनेस फिट फिट हो, ठीक है, बट वो नहीं होते। बट लेकिन आई थिंक एज अ ट्रेनर, या नॉट इवन एज अ ट्रेनर, अगर आप इस फील्ड में हो तो आप एटलीस्ट फिट दिखो। बॉडी बाइसेप्स ह्यूज डेल्टोइड्स वो जरूरी नहीं है, फिट, फिटनेस इज इंपॉर्टेंट। सो उतना जरूरी है। आपने यूज किया है एनाबॉलिक, बिल्कुल किया है, और रिजल्ट्स भी लिए हैं 2015 से। 2015 मैंने पहला साइकिल किया था, फिर 2017 में किया था, फिर 2022-21 में किया, अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो तभी बता भी पा रहा हूँ ना आपको, क्योंकि सिर्फ बुकिश नॉलेज काफी नहीं होती इन केस ऑफ सीपीटी एंड इन केस ऑफ, इन एनी केस, इन न्यूट्रिशन, इन स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ स्टेरॉइड्स। आपने पढ़ लिया कि इतने टेस्टोस्टेरोन लगाना है, इतना डाइका लगाना है, इतना मेस्ट्रोन लगाना है, ठीक है, बट हर एक की बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है हर एक सॉल्ट को, वो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो जब तक आप खुद पे ट्राई नहीं करते चीजें, तब तक आप कभी भी वो उस इंजेक्शन का पेन, उस इंजेक्शन, उस ऑयल को, मतलब वो जो बर्निंग सेंसेशन है, कैसे मेजरमेंट्स होती हैं, कैसे आपने डोजिंग करनी है हर चीज की, आयुष क्या होता है, कैसे आप एक डोज को 7 दिनों में, मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, ठीक है। तो वो आप कैसे किसी को बता सकते हो जब आपने खुद ही कभी नहीं करा हुआ। उसमें जो चैलेंजेस आते हैं, तभी आप उनको अपने क्लाइंट से, अगर आप 10-15 हजार 20 हजार किस चीज के चार्ज करते हो, चाहे चलो स्टेरॉइड्स को छोड़ दो, अगर आप न्यूट्रिशन किसी को डाइट चार्ट लिख के दे रहे हो, ठीक है, तो आप वो किस चीज के पैसे मांग रहे हो उसको, 10-12 हजार जो आपने इतने साल मेहनत लगाई है कि आप उसका आधे घंटे में डाइट चार्ट लिख के दे सकते हो, उसके पैसे मांग रहे हो आप। जो आपने 10-15 8-10 साल लगाए, कुछ भी टाइम लगाया आपने, 5 साल लगाए, 6 साल लगाए, जो अपने कोर्सेज पे आपने फीस लगाई है, उसके पैसे मांगते हो कि आप उस मेहनत की वजह से सिर्फ आधे घंटे में एक डाइट चार्ट क्लाइंट को लिख के दे सकते हो, ठीक है। और अगर आपका वो पीटी क्लाइंट है तो आप उसको साथ साथ गाइड कर सकते हो, क्योंकि आपने वो चीज खुद करी हुई है, तो आपको उसके चैलेंजेस पता है। अगर आपने खुद आज तक कभी बॉडी अपना क्या होता है वो वेइंग स्केल पे, अगर आपने खुद ने कभी आज तक बॉडी जो फूड वेइंग स्केल है उसको यूज नहीं किया कि कैसे चीज को वे करके बनाया जाता है और खाया जाता है, तो आप क्लाइंट को कैसे गाइड कर दोगे कि हाँ भाई सर आपने ना आज से, जैसे अगर आप डाइट चार्ट सीखोगे हमारे अंडर, तो हम प्रॉपर ग्रामेजेस में सिखाएंगे आपको कि इतने ग्राम प्रोटीन खाना है, इतने इस मील में इतने ग्राम कार्ब्स खाने हैं। हम वो डाइट चार्ट नहीं सिखाते 1 कटोरी राइस, 1 बोल चना, नो। उसमें कौन सा बोल, कितने ग्राम का बोल है वो, किसी के घर में इतना सा बोल होगा, किसी के घर में इतना बड़ा बोल होगा, लेकिन ग्रामेज तो हर जगह सेम आएगी ना। 25 ग्राम दाल, 25 ग्राम राजमा, 50 ग्राम राइस, अनकुक्ड, नॉट कुक्ड फूड, अनकुक्ड फूड। तो ये जो सारी चीजें हैं जब तक खुद ना करी हो तब तक कैसे पता लगेगी। तो इसलिए कुछ भी हो, चाहे न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज साइंस है, स्टेरॉइड्स है, खुद करना पड़ता है। और मेरे करने का पर्पस जो है 2015 में भी यही था, आज भी यही है, नॉलेज। और मैं भी किसी के अंडर ही कर रहा हूँ आज भी, ठीक है। सुपर डुपर नॉलेजेबल कोच, ठीक है,
उसके अंडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपके गुरु बैठे हैं हर हर जगह पे, ठीक है ना, जिनसे मैं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली उन्होंने भी किसी से आगे सीखा होगा, और आज भी उनसे ऊपर कोई ना कोई जरूर होगा, ठीक है, मेरे ऊपर हैं वो। तो गुरु सबका होता है, ठीक है। तो मैं न्यूट्रिशन की कोई ऐसी हेल्प नहीं, कोई एक्सरसाइज में कोई ऐसी हेल्प नहीं, बट इसमें मैं जरूर एक एक स्टेज होती है जब आप कोच को इसलिए हायर नहीं करते क्योंकि आपको पता नहीं। यू हायर अ कोच कि आप और सीखना चाहते हो। एंड मैं चार्जेस अगर आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कितना मैं वो मेरे से चार्ज करते हैं, बट उसको छोड़ो, चलो कोई नहीं। तो आई एम एट अ पॉइंट जहां पर मैं हायर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सीखना भी चाहता हूँ, और जितना मुझे पता है बॉडी उससे भी बन जाएगी, ठीक है, और सब सेफली, मैं खुद भी सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन स्टिल आई नीड समवन जिसको मेरे से ज्यादा पता है स्पेसिफिकली एनाबॉलिक्स के बारे में, ताकि मैं कुछ भी गलत ना करूं, क्योंकि यहाँ गलती का कोई स्कोप नहीं है। न्यूट्रिशन में ठीक है, एक स्कूप प्रोटीन का फालतू पी लिया तो क्या हो गया, एक दिन प्रोटीन ना भी पिया तो क्या हो जाएगा, 4 दिन डाइट नहीं भी करी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, बीच में कोई डाइट मिस होगी, कोई पार्टी कर ली, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने लगा, एक्सरसाइज नहीं करी कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर छोटी सी भी गलती हुई तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है बॉडी का। इसलिए हमेशा इस चीज को तो तब तक खुद मत करो, मैं तो कहूंगा कभी भी मत करो, ठीक है। हमेशा अपने से ऊपर को ढूंढो और उसके अंडर करो, अगर आपने एनाबॉलिक्स वाला रूट फॉलो करना, ठीक है। और 21-22 साल की उम्र में तो कभी मत सोचो एनाबॉलिक्स लगाने का भी, वो बहुत ही गलत एज है स्टेरॉइड्स यूज करने की। चाहे आपको लोग जितना मर्जी कहें फलाने ने 18 साल में शुरू कर दिया था, यहाँ तक पहुंचना है तो 20 साल का टाइम चाहिए होता है, तो आज से शुरू करेगा तो तभी 20 साल बनेंगे, तभी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जा पाएगा, और बुलशिट। 21 साल की उम्र में सामान लगाने की जरूरत नहीं होती, 22 साल की उम्र में नहीं होती, जब तक आपके अंडर कम से कम 5-6 साल का लिफ्टिंग एक्सपीरियंस, कम से 5-6 साल का न्यूट्रिशन एक्सपीरियंस ना हो, जब तक आपकी बॉडी बिना सामान लिए ऐसी ना दिखती हो कि आपने सामान लिया हुआ है। सामान को टच भी मत करो, ठीक है। जब आप बिना स्टेरॉइड्स के एब्स निकाल लेते हो, बिना स्टेरॉइड्स के एक डिसेंट साइज मेंटेन कर लेते हो, तब आप सोचो कि हाँ, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। उससे पहले टच करोगे तो कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको उससे, क्योंकि डिसिप्लिन तो है ही नहीं, ठीक है। मेनली स्टेरॉइड्स में डिसिप्लिन चाहिए होता है, ना तो न्यूट्रिशन में डिसिप्लिन है, ना ट्रेनिंग में डिसिप्लिन है सालों का, और सामान पहले लगाना शुरू कर दिया, तो डिसिप्लिन तो है नहीं, तो सामान लगा के अगर 4 मसल एक्स्ट्रा बन भी जाएंगे उनको मेंटेन कैसे रखोगे। तो इसलिए डोंट यूज इट, ठीक है। जब तक आप प्रोफेशनली नहीं हो, खेलना चाहते, बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहते, यूज करने की जरूरत ही नहीं है। चलो खेला तो मैं भी कभी नहीं प्रोफेशनली, लेकिन मेरे को शौक बहुत है बॉडी का, और मैं आया ही इस फील्ड में शौक के थ्रू था, और शौक बॉडी बिल्डिंग का था। बट क्योंकि मुझे बहुत शुरुआत में पता लग गया था कि उस साइड कोई पैसा नहीं है, लगते बहुत ज्यादा हैं, और हेल्थ का भी बहुत रिस्क रहता है, तो मैं पहले ही पीछे हट गया था। लेकिन अब ये है कि अब टाइम भी है, हर चीज है, और अच्छे से अच्छा कोच हायर कर सकता हूँ, तो ठीक है, करते हैं। बट आप लोगों के लिए तो भी यही है कि मत यूज करो। ये कोई बहुत हेल्दी चीज नहीं होती बॉडी के लिए यंग ईयर्स में, बहुत चीजें इसमें दांव पे लग जाती हैं, आपकी लाइफ दांव पे लग सकती है पूरी, ऑर्गन हेल्थ, किडनी, हार्ट, एवरीथिंग इज ऑन लाइन। देयर इज नो सेफेस्ट साइकिल इन द वर्ल्ड, बिलीव मी। अगर आपको कोई बोल रहा है ना तो आपको वो पागल बना रहा है कि मैं सेफली करा दूंगा। भाई सेफली अगर आप करा दोगे तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आपका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस ना हो। आप मेरे को कोई बंदा मिला दो जो ये कह दे कि चल मैं तेरे को साइकिल लगवा देता हूँ, तेरा इंटरनल टेस्टोस्टेरोन जो एंडोजिनस टेस्टोस्टेरोन हम बोलते हैं वो भी सप्रेस नहीं होगा, मैं मान जाऊंगा। तो उसको मैं बोलूंगा कि हाँ ये साइकिल सेफ था। भाई इतना सेफ साइकिल तो मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरा एंडोजिनस टेस्टोस्टेरोन भी सप्रेस नहीं हुआ, मेरा LH FSH जीरो नहीं हुआ। वो तो जीरो होना ही होना है, तो बचाना भी तो उसी को होता है। अगर वही सप्रेस हो रहा है तो वही तो मेन रिस्क है कि टेस्टोस्टेरोन एक बार सप्रेस होने के बाद वापस उठेगा या नहीं उठेगा। दिस इज द मेन रिस्क। और अगर वो नहीं उठा वापस, ठीक है, तो आप मान लो कि पूरी उम्र टेस्टोस्टेरोन पे रहना पड़ेगा आपको, पूरी उम्र, बुढ़े होने तक हर रोज टेस्टोस्टेरोन लेना पड़ेगा, या वीकली या बाई वीकली, जिसको हम TRT कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी।
इट्स अ वेरी रिस्की थिंग, ठीक है। और हर एक की बॉडी स्टेरॉइड्स के लिए बनी भी नहीं होती, ठीक है। कईयों के ऑर्गन्स में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो स्टेरॉइड्स को झेल पाए। इंटरनल ऑर्गन्स कईयों के बहुत वीक होते हैं, कईयों का डाइजेशन इतना वीक होता है, ये तो हम फिर भी स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं। अंशुल 6% बॉडी फैट है। वो नहीं अंशुल, आप जिम में मिलके मैं देखता हूँ आपका कितना बॉडी फैट है। ओके, मजा आता है मुझे ऐसी बातें बताने में ना, इसलिए मैं थोड़ा सा बहक जाता हूँ। नेक्स्ट इज मस्कुलर नर्वस सिस्टम। तो हम स्केलेटल मसल पढ़ रहे थे जो हमारे कंट्रोल में थे, और बोन्स मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। एंड हाइपरट्रॉफी का मतलब, बेसिक मतलब यही है कि जब हम जिम में लिफ्ट करते हैं लोड को, तो हमारे जो मसल्स हैं इनमें माइक्रो ट्रॉमा होता है, टीयर्स आते हैं, बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, अडेप्ट करती है थ्रू डाइट एंड रेस्ट, ठीक है। और इस तरह से हम फिर बड़े होते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है मस्कुलर नर्वस सिस्टम। अब जो हम बोल रहे हैं कि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये हमारे कंट्रोल में है, तो कंट्रोल में है तो कौन सा नर्वस, जैसे उसमें हमने पढ़ा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, आप चाहे उसको इजी करके याद कर लो कि स्मूथ मसल्स और जो कार्डियक मसल्स थे वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बॉडी के अंदर जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। अब मस्कुलर नर्वस सिस्टम जो है वो हमें हेल्प करता है इस सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जैसे जब हम वेट लिफ्ट करते हैं और मसल्स पे हम ताकत लगानी शुरू करते हैं, तो ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर नर्वस सिस्टम है, यही हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है, ठीक है। और फिर हमारे मोटर जो न्यूरॉन्स हैं उनको सिग्नल करता है टू इंटरवेट मसल फाइबर्स, की मसल फाइबर्स को एक तरह से इंडिकेट करता है कि वी नीड यू। और फिर मसल फाइबर्स हमारे उस वेट को लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं, बट वो हम इंटेंशनली करते हैं, ठीक है। ऐसे अनइंटेंशनली कुछ भी नहीं है वहाँ, इन्वॉलंटरी नहीं है कुछ भी। और इसके रिजल्ट में मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मसल हम उठा पाते हैं, ठीक है। बस आप इमेजिन कर लो, जब आप एक रैप लगा रहे हो जो आपने वोलेंट्री लगाया है, वो आपका मस्कुलर नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन को सिग्नल जाता है। ब्रेन फिर जितनी यू नो जितनी ताकत चाहिए उस वेट को उठाने के लिए, उतनी मोटर यूनिट्स को फायर करता है, ठीक है। और आप वो लिफ्ट करते हो, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, आप वेट रख देते हो। फिर मान लो अगर आप वेट इंक्रीज करते हो, तो फिर दोबारा से मस्कुलर नर्वस सिस्टम ब्रेन को सिग्नल भेजता है, बट दिस टाइम अगर आपने हैवी उठाया है तो वो ज्यादा मोटर यूनिट्स को फायर करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने हैवी वेट उठाया। फिर अगर आप और हैवी उठाओगे तो वो और मोटर यूनिट्स को फायर करेगा, ठीक है। और एक पॉइंट आएगा जब आप उससे ज्यादा हैवी नहीं उठा पाते, क्योंकि उससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है अभी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये काम जो है सिग्नल करने का, वॉलेंटरी सिग्नल करने का, ये मस्कुलर नर्वस सिस्टम का काम है। अब इसमें यह है कि हम क्यों टेक्निक पे इतना ज्यादा, एक्सिक्यूशन पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं शुरू से, क्योंकि अगर शुरू से एक्सिक्यूशन और टेक्निक अच्छी रहेगी तो आपको वैसे ही याद होती है वो फॉर्म, ठीक है। जैसे सिंपल सा इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सभी कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, और आपने देखा हम सबके चलाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और उसमें भी देखो हम सारी जो चीजें यूज कर रहे हैं वो हमारे वॉलंटरी मसल्स ही हम यूज कर रहे हैं, हैंड्स, फीट, राइट। वॉलंटरी चीजें हैं वो सारी, आप अपने इच्छा से ब्रेक लगाते हो ना, खुद से तो नहीं लग जाती ना, जाके इच्छा से रेस देते हो, क्लच छोड़ते हो, या बाइक चलाते हो तो ब्रेक है पैर में, पर पैरों में गेयर हैं, सब आपके कंट्रोल में है, ठीक है। तो आप खुद सिग्नल भेज रहे हो और वो चीजें फिर हो रही हैं। लेकिन हम सबके चलाने का तरीका अलग है, कार को, बाइक को, हर चीजों को, ठीक है। कोई रैश चलाता है, कोई सेफ चलाता है, किसी को आदत, कोई कहता है यार मेरे को तो आदत ही वैसे पड़ गई है अब चलाने की ना, मैं तो ऐसे ही चलाता हूँ। कई बड़ा धीरे धीरे चलाते हैं। तो ये सबका अलग अलग क्यों है, क्योंकि सबने अलग अलग लोगों से सीखा, सबने अलग अलग लोगों को चलाते हुए देखा, और वो वैसे ही सीख गए फिर। जिसने जिससे जैसा सीखा वो वैसे ही सीख गया, अब वो पूरी जिंदगी वैसे ही चलाएगा, ठीक है। वो इंप्रूव कर सकता है। सेम विद द जिम, जिसने जैसी शुरू से ट्रेनिंग लेनी शुरू करी, जिसने जैसा सीखना शुरू किया, वो पूरी उम्र वैसे ही ट्रेन करता है। इसमें भी वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। जैसे कार चलाने में अगर आज आपको कोई कहे, साथ में आपको कोई आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस बैठा है, वो आपको कहता है यार तू ना थोड़ा रैश चलाता है, या इतनी रेस मत दिया कर, 2000 आरपीएम से ऊपर मत लेके जाया कर किसी भी गियर में, जैसे ही 2000 आरपीएम पे सुई आती है गियर चेंज कर दिया कर, ठीक है, जो एक बहुत सही चीज होती है। तो ऐसे ही आपको एक्सरसाइज में भी आप कर सकते हो कि चलो ठीक है, आप
3-4 साल आपने किसी के अंडर नहीं किया, आपकी फॉर्म्स कुछ अच्छी नहीं है, सपोज स्क्वाट की फॉर्म अच्छी नहीं है, डेडलिफ्ट की अच्छी नहीं है, तो आपको कोई मिला, उसने आपको गाइड किया कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, पहले इस चीज पे ध्यान दो, पहले वेट उठाने पे ध्यान मत दो, पहले फॉर्म पे ध्यान दो, एक्सिक्यूशन अच्छी करो, तो आप इंप्रूव भी कर सकते हो। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कोई बिगनर है तो शुरू से ही जितनी अच्छी फॉर्म रखी जाए उतना बेटर है, क्योंकि वो फिर वैसे ही याद कर लेता है, हमारा जो मस्कुलर नर्वस सिस्टम है उस फॉर्म को फिर हम वैसे ही करते हैं, तो उसको थोड़ा ठीक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए शुरू से ही अगर फॉर्म अच्छी रखी जाए तो बेटर है। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल। दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। और ये हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो डिटरमाइन करता है कि किस तरह का मसल फाइबर टाइप यू नो हम पे ज्यादा होगा, टाइप 1 एंड टाइप 2। लेकिन सही तरह की ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और से हम इस मसल परसेंटेज को कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये चीज है, जो टाइप 1 है, टाइप 2 है, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो टाइप 1 मसल फाइबर्स हैं, मेनली इन्हें स्लो ट्विच मसल फाइबर्स भी बोला जाता है। इनका जो कलर है वो रेड होता है, क्योंकि इनके अंदर मायोग्लोबिन होता है, एक प्रोटीन होता है जो हार्ट और स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। उस कंटेंट की वजह से, मायोग्लोबिन की वजह से इनका जो कलर है इन मसल फाइबर्स का, टाइप 1 का लाल होता है। और इनके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट होता है हमारा सेल्स का, जो ऑक्सीजन को यूज करता है, फैट को यूज करता है, शुगर को यूज करता है टू रिलीज स्टोर्ड एनर्जी। सो माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से आप मान लो कि जैसे भट्टी होती है ना, जैसे भट्टी में हम चीजें डालते हैं, फिर वो जलती हैं, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे मान लो कोयले वाली ट्रेन है, ठीक है, तो अगर आपको वो गदर का सीन याद है जहाँ वो उसका बेटा कोयला डाल रहा होता है ट्रेन के अंदर, तो मेन वही चीज है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है बॉडी के अंदर, तो मेनली वो भट्टी है जहाँ एनर्जी बनती है। तो जो हमारा फूड है, फैट है, वो सब वहां जाता है और वहां से एनर्जी रिलीज होती है फिर। ठीक है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। इस मतलब इजीएस्ट वे में अगर आपको समझना है, पावर प्लांट जिसको हम बोलते हैं, एनर्जी बनती है जहाँ। अब एनर्जी बनाने के लिए कुछ रॉ चीज तो चाहिए, ट्रेन को कोयला चाहिए होता है, और हमें फूड चाहिए, हमें मे बी प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, कुछ भी मैक्रोन्यूट्रिएंट कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो टाइप 1 मसल फाइबर्स हैं वो एंड्योरेंस एक्टिविटी के लिए अच्छे माने जाते हैं। मतलब जो ऐसी एक्टिविटी है जो आप आधे घंटे तक लगातार कर रहे हो, 1 घंटे तक लगातार कर रहे हो, वहां पर ज्यादा अच्छे माने जाते हैं या सूट करते हैं उस एक्टिविटी को। क्योंकि ये एरोबिक एनर्जी सिस्टम पे रिलाई करते हैं, और एरोबिक एनर्जी सिस्टम में ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ऑक्सीजन जो है वो ऑब्वियसली ब्लड से मिलती है। तो वहां पर जहां पर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो बड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन है, वहां पर बॉडी टाइप 1 मसल फाइबर्स को यूज करेगी, क्योंकि वो सेंस करेगी कि आप इस एक्टिविटी को लगातार कर रहे हो, इट्स एन एंड्योरेंस एक्टिविटी। तो वहां पर टाइप 1 मसल फाइबर ज्यादा यूज होंगे। इसका अगर आपको लाइव एग्जांपल देखना है, तो आप फिजिक डिफरेंसेस कंपेयर करो बिटवीन अ मैराथन रनर एंड बिटवीन अ स्प्रिंटर। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, जैसे अगर आप कौन था वो, यूशन यूशन बोल्ट, ठीक है, तो अगर आप उसको देखोगे तो ठीक है, वो लंबा बहुत था तो उस पर कुछ ज्यादा फाइबर नहीं था, बट स्टिल आप एज इन जनरल देखोगे ना, तो जो 100 मीटर वाले रनर होंगे उन उनकी बॉडी पे मसल फाइबर ज्यादा होगा। आप देखना, एक शायद एक ब्लेक ब्लेक करके भी है, जो शायद जमाइका का ही है, वो भी टॉप 2 या टॉप 3 ऐसे ही आता है हमेशा। अब उसकी बॉडी देखना, आपको लगेगा कि शायद वो जैसे वेट लिफ्टिंग करता है, लेकिन वो 100 मीटर रनर है। तो इन दोनों ही एक्टिविटीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स यूज होते हैं। एक एक्टिविटी है जो लॉन्ग ड्यूरेशन है, 40 किलोमीटर भागना है, इसमें टाइप 1 यूज होगा। टाइप 1 में दिक्कत यह है कि इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं होता, मतलब ये ग्रो ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब बड़े ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन एंड्योरेंस बहुत होती है। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड 100 मीटर वाला कैसे भागता है, जैसे हमारा एक सेट होता है एक्सरसाइज का, 10 सेकंड का, 12 सेकंड का, तेज पूरी जान लगा के, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस टाइम वो ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे होते जब वो भागते हैं। आप 100 मीटर का भी भाग के देखना, कि आप सांस लेके भागते हो? नो, आप सांस रोक के भागोगे। उस टाइम पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी बनती है। तो उस टाइम पे जो मसल्स यूज होते हैं, दैट इज टाइप 2, जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। तो क्योंकि बार बार उन मसल्स की ट्रेनिंग करी जा रही है, तो वो ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। मैराथन रनर में क्या होता है कि बार बार जो है ट्रेनिंग करी जा रही है टाइप 1 की ज्यादा, तो वो ज्यादा बनते हैं, और टाइप 2 को कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
देखो, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स इज आपकी बॉडी में मिक्सचर होता है इन दोनों का, स्लो ट्विच का और फास्ट ट्विच का। कहीं पर भी हो सकता है ये मिक्स, ठीक है। कहीं किसी भी मसल पे, ऐसा नहीं है कि आर्म्स पे है, लेग्स पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। जैसा हमने पहला स्लाइड में पढ़ा है कि पर्सन्स जेनेटिक मेकअप डिटरमाइंस द मसल फाइबर टाइप, ठीक है। ये जेनेटिक मेकअप है। किसी का साइज जल्दी ग्रो होता है, किसी का साइज बड़ी देर से बनता है। किसी किसी बॉडी पार्ट में हमें साइज गेन करने में बड़ी दिक्कत आती है, जैसे काव्स, ठीक है। और किसी किसी बॉडी पार्ट में हमारा साइज बड़ी जल्दी बनता है। कहीं ना कहीं इट्स बिकॉज ऑफ ये जेनेटिक मेकअप ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये मिक्स है एक, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ है ही नहीं। ये एक मिक्स है दोनों तरह के मसल फाइबर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था ना सर, स्लो टू। हाँ। सो आप जिस तरह की ट्रेनिंग करोगे, आपके वो वाले मसल फाइबर्स ज्यादा यूज होंगे, ज्यादा बॉडी रिक्रूट करेगी उनको। और अब स्लो ट्विच का ये है कि उनमें ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है, तो इसलिए वो ग्रो ज्यादा नहीं करते, ठीक है। और जो फास्ट ट्विच हम आगे पढ़ेंगे, उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल होता है ज्यादा। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कार्ब्स का, आप देखना कार्ब्स स्लो ट्विच का ही है ये, कि कार्ब्स देखना, कार्ब्स आप देखो, बहुत कम लोगों के बहुत अच्छे ग्रो करते हैं साइज में, ठीक है। क्योंकि वहां थोड़ी दिक्कत है ये। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी वही होती है कि कार्ब्स को हाई रैप ट्रेन किया जाए या लो रैप ट्रेन किया जाए, ठीक है। क्योंकि वो अगर आप हाई रैप ट्रेन करते हो तो अगेन यू आर यूजिंग योर स्लो टिच फाइबर्स, ठीक है। अगर आप लो रैप ट्रेन करते हो तो यू आर यूजिंग योर फास्ट ट्विच फाइबर्स, क्योंकि वहां ताकत ज्यादा है और आप इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर रहे हो, पूरी ताकत के साथ, तो दूसरा फाइबर यूज ज्यादा होता है। तो ज्यादातर ये बोला जाता है कि मिक्स एंड मैच होना चाहिए जब हम, इवन ये तो वैसे पूरी बॉडी पे भी लागू होता है कि हमारा जो पूरा बॉडी का ही सर्किट है ना, वो मिक्स एंड मैच होना चाहिए। कि आप आपकी जो एक दिन का वर्कआउट है, एक बॉडी पार्ट का वर्कआउट है, उसमें कुछ एक्सरसाइजें थोड़ी हाई रैप होनी चाहिए। जैसे मान लो आप 5 एक्सरसाइजें करते हो, अभी आगे हम पढ़ेंगे भी वैसे इस चीज को, कि उसमें से 3 एक्सरसाइजें थोड़ी हाई रैप हो, और 2 एक्सरसाइजें या 3 एक्सरसाइजें बिल्कुल लो रैप पे ट्रेन करनी है आप, मतलब बिल्कुल रैप का मतलब है 8 से 10 या 10 से 12, इतने रैप्स पे, ठीक है। और बाकी वर्कआउट आप थोड़ा हाई रैप पे ट्रेन करो। और इस तरह से चलना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता अभी कि हमारी बॉडी किस तरह की ट्रेनिंग को अच्छा रिजल्ट करेगी। अगर हमारी बॉडी पे टाइप 1 ज्यादा है, तो हमारी बॉडी थोड़ी हाई रैप ट्रेनिंग को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। अगर हमारी बॉडी पे टाइप 2 ज्यादा है, तो हमारी बॉडी लो रैप ट्रेनिंग को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन ये चीज देखनी, एकदम से पता लगनी इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसलिए वो तो ओवर द ईयर्स पता लग सकता है आपको कि हाँ, मैं अगर इस रैप रेंज में ट्रेन करता हूँ 8 से 12 वाली में, तो ये मेरे लिए ठीक है, मेरी बॉडी अच्छा साइज ग्रो कर लेती है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं 12 से 15 वाली में अगर ट्रेन करता हूँ तो मेरी बॉडी ज्यादा अच्छा ग्रो करती है, तो इट्स अ जेनेटिक मेकअप जो टाइम के साथ पता लगता है। तो आप मिक्स एंड मैच करके कर सकते हो। नेक्स्ट इज टाइप 2। तो टाइप 2 इज वाइट इन कलर, क्योंकि इनमें वो जो मायोग्लोबिन कंटेंट है वो बहुत कम है, इसलिए इनका कलर वाइट है। और ये लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। अब उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, उसमें बॉडी यूज कर रही थी ऑक्सीजन को, फैट को, शुगर को, टू रिलीज स्टोर्ड एनर्जी। इसमें हमारे पास वो चीज कम होती है टाइप 2 में, माइटोकॉन्ड्रिया। इस करके इसमें हम ये सारी चीजें इतनी यूज नहीं कर सकते। और जनरली तभी इसमें जो एनर्जी है वो एनारोबिक एनर्जी सिस्टम के अंडर बनती है, जहां पर ऑक्सीजन यूज नहीं करी जाती। जैसे कि मैं 100 मीटर स्प्रिंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, या आप कोई बड़ा हैवी सेट लगा रहे हो 8 से 10 रेपिटेशन का, वहां आप सांस नहीं लेते, ठीक है। तो यूजुअली जो टाइप 2 मसल फाइबर्स हैं, इन्हें फास्ट ट्विच बोला जाता है। और ये ऐसी एक्टिविटीज में यूज होते हैं जहां स्पीड, स्ट्रेंथ और पावर, यानी कि आपका जैसे एक सेट है हैवी, वहां पर ये तीनों चीजें यूज होती हैं, स्पीड भी, स्ट्रेंथ भी, पावर भी, ठीक है। तो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन स्पीड जहां हमें चाहिए, वहां पर हम रिलाय करते हैं मोस्टली
एनारोबिक एनर्जी सोर्सेज पे, मतलब ऐसा एनर्जी सिस्टम जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी बना रहा है, ठीक है। और मोस्टली जो हमारे वर्कआउट्स हैं, 80% ऑफ द वर्कआउट जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट से फ्यूल होता है, ठीक है, कार्ब्स से फ्यूल होता है। स्टोर्ड ग्लाइकोजन इन योर मसल्स एंड लिवर, वहां से वो चीज फ्यूल होती है मेनली, जो एनर्जी बनती है ड्यूरिंग वर्कआउट। ये लार्जर इन साइज हैं और ये ज्यादा फोर्स डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये थकते जल्दी हैं, ठीक है। तो इस इनमें थकान जल्दी आती है, लेकिन टाइप वन थकते नहीं है। तो मेन मेन डिफरेंसेस कलर में है, रेड एंड व्हाइट। कॉन्ट्रैक्शन स्पीड टाइप वन की स्लो है, टाइप टू की फास्ट है। और कंडक्शन वेलोसिटी, स्लो ट्विच, फास्ट ट्विच, एक्टिविटी, एरोबिक एक्टिविटी में आपकी बॉडी टाइप वन यूज करेगी, एनारोबिक एक्टिविटी में टाइप टू यूज करेगी। ड्यूरेशन, लंबे समय का वर्कआउट है तो टाइप वन यूज होंगे। इंटेंस शॉर्ट वर्कआउट है, टाइप टू ज्यादा यूज होंगे। फटीग टाइप वन में कम आता है, लेट आएगा बहुत, टाइप टू में बड़ी जल्दी आता है, ठीक है। पावर टाइप वन में बहुत कम है और टाइप टू में बहुत ज्यादा है। एनर्जी सोर्स टाइप वन में ट्राइग्लिसराइड यानी कि और फैट, जैसे कि अगर आप वॉकिंग रनिंग ये सब कर रहे हो तो आपका फैट यूज होता है फॉर एनर्जी, और ऑक्सीजन भी यूज करती है बॉडी। और टाइप टू जब आप यूज कर रहे हो तो एटीपी, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारा एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है वो यूज होता है, एंड क्रेटीन फॉस्फेट, अगेन सीपी स्टोर जो हमारे मसल में होते हैं। इसके अलावा कार्ब्स को भी बॉडी यूज कर लेती है एज फ्यूल। इसके बाद है मसल ग्रुप्स। सो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, सो हमारे कुछ पुश मसल ग्रुप्स होते हैं, पेक्टोरियल, डेल्टॉइड्स, ट्राइसेप, ग्लूट्स एंड क्वाड्रिसेप्स, काफ्स। कुछ पुल मसल ग्रुप्स होते हैं जैसे लैट्स, ट्रैप्स, बाइसेप्स, फोरआर्म्स, एब्डोमिनल्स, ओब्लिक्स, हैमस्ट्रिंग। सो ये जस्ट हमने ग्रुप करके आपको दिखाया है कि अकॉर्डिंग टू मूवमेंट टाइप, यू नो, हमारे जो पुश और पुल मसल्स कौन से हैं। ये पता होने से ये फायदा होता है कि जब हम पुश पुल वर्कआउट डिजाइन करते हैं, जैसे मैं पुश पुल लगाता हूँ, तो उस टाइम पे हमें पता होता है कि पुश मसल्स कौन से हैं और पुल मसल्स कौन से हैं, तो मुझे पुश वाले दिन कौन से मसल्स ट्रेन कराने हैं और पुल वाले दिन कौन से ट्रेन कराने हैं, ठीक है। तो पेक्टोरियल्स इज मेनली और चेस्ट, डेल्टॉइड्स जिनको हम इजी भाषा में शोल्डर्स बोल देते हैं, ग्लूट्स योर हिप्स, latissimus dorsi is short for lats, biggest pulling muscle in your body, and trapezius जिसको हम ट्रैप्स बोल देते हैं, ये वाले, ठीक है। और फोर आर्म्स आप सभी को पता होगा, बाइसेप्स पता होगा, एब्डोमिनल्स पता होंगे, ओब्लिक्स जो हमें बॉडी को रोटेट करने में हेल्प करते हैं, जो यहाँ साइड पे होते हैं ऐसे तिरछे तिरछे से निकले होते हैं, बहुत कोई लीन होगा तो आपको उसके दिख भी जाएंगे। और हैमस्ट्रिंग इज ऑब्वियसली जो हमारा बैक पोर्शन ऑफ लेग या ग्लूट्स के नीचे वाला पार्ट जो होता है, जो हमें लेग को कर्ल करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो ये डिवीजन है और ये कुछ बेसिक्स नेम्स हैं मसल्स के, ठीक है। तो इतने तो आपने एटलीस्ट जरूर याद रखने हैं, और इससे ज्यादा भी रख सकते हो, बट एटलीस्ट इतने तो जरूर याद रखना जितने आपको भी दिख रहे हैं। सेम जैसे मैंने आपको एनाटॉमी का, स्केलेटन का बताया था, आप इसका भी एक प्रिंट आउट लेके रख सकते हो, जहां आप रोज आपकी निगाह पड़ती है, इसको इसको देखते रहो डेली, आपको याद हो जाएंगे कि ये पेक्टोरियल्स हैं, ये डेल्टॉइड है, बाइसेप है, ऑब्लिक्स हैं, रेक्टस और एब्डोमिन्स है, हिप फ्लेक्सर हैं, एडक्टर हैं। अब देखो हमने सिर्फ आपको एडक्टर बताए, ठीक है, पर एबडक्टर मसल भी होता है, वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रिसेप है। तो एडक्टर इधर दिखाए हुए हैं, ठीक है, दूसरे पिक में वी हैव टिबियालिस इंटीरियर जो आगे की तरफ होता है, ठीक है। सो बैक मसल्स में वी हैव नेक मसल्स, ट्रेपेजियस, रोम्बॉइड्स, ट्राइसेप्स, लैट्स, एबडक्टर्स एंड ग्लूटियस मैक्सिमस। अब मैक्सिमस भी होता है वैसे तो, मिनिमस भी होता है, मीडियस भी होता है, बट हमने आपको भी सिर्फ मैक्सिमस बताया है, ठीक है। बाइसेप फेमोरिस। सो जो आपका हैमस्ट्रिंग है इसके अंदर हमने अभी आपको सिर्फ बाइसेप फेमोरिस यहाँ लिखा हुआ है, बट वी हैव एक्चुअली थ्री मसल्स हियर इन, यहाँ बाइसेप फेमोरिस भी होता है, एक सेमी मेम्ब्रेनस होता है, सेमी टेंडरनस भी होता है, तो तीन मसल होते हैं आपके हैमस्ट्रिंग, ठीक है। गैस्ट्रोनीमिया सोलियस ये दो ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे क्वाड्रिसेप है, वो हमने सिर्फ आपको बताया क्वाड्रिसेप, लेकिन फर्दर अगर आपने जाना है तो क्वाड्रिसेप में चार मसल, और चार मसल से बना होता है क्वाड्रिसेप। अगर इसके वर्ड को भी हम तोड़ते हैं तो क्वाड्रीसेप्स, क्वाड का मतलब होता है चार, और सेप का मतलब होता है हेड, ठीक है, सेप्स का मतलब होता है हेड, तो यानी कि चार हेड होते हैं यहाँ पे जो हमारे क्वाड्रिसेप होता है। फर्दर अगर किसी को देखना है कि वो चार कौन से होते हैं, फर्दर यू कैन डू योर सेल्फ स्टडी एंड आप उसको देख सकते हो, बट ऐसी कोई ज्यादा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मैं बोलूंगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको याद कर सकते हो, बट ऐसे आपको बस ये पता होना चाहिए कि दिस इज द क्वाड्रिसेप मसल, और क्वाड्रिसेप मसल को ट्रेन करने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। और इतना जानना बहुत होता है। ये हैमस्ट्रिंग है, और हैमस्ट्रिंग के ये तीन मसल होते हैं, इनको हम कौन सी एक्सरसाइज से ट्रेन कर सकते हैं।
इतना काफी है अभी के लिए। बाकी सेल्फ स्टडी करना है तो वो तो फिर जितना मर्जी आप जो है डेप्थ में जा सकते हो। पेक्टोरियल्स और चेस्ट चेस्ट मसल को पेक्टोरियल बोला जाता है। अब आगे पेक्टोरियल्स जो होते हैं इसमें भी मेजर माइनर होते हैं, ठीक है। बट वो फिर ज्यादा एडवांस चीजें शुरू हो जाती हैं तो उस तरफ को हम नहीं जाते। सर हाउ मेनी सेट्स वी शुड परफॉर्म इन पुश पुल लेग स्प्लिट। देखो वैसे तो ये आगे आएगा आपका जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का लेक्चर शुरू होगा, बट सेट्स की अगर मैं बात करूं तो किसी भी एक मसल ग्रुप के हफ्ते में 12 सेट से ज्यादा नहीं लगाने, हफ्ते में, ठीक है। तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। तो मेरा जर्नली मंड ऐसे होता है, पुश पुल लेग, फिर उसके बाद ब्रेक, फिर अपर बॉडी, फिर लेग। अब जिस दिन मैं आपको अपर बॉडी बोल रहा हूँ उस दिन मेरा थोड़ा मिक्स होता है, मतलब पुश, एक दो एक्सरसाइज पुश भी होती हैं, एक दो पुल भी होती हैं, ठीक है। और फिर दोबारा से लेग्स होती हैं, तो एक दिन लेग्स बोल रहा हूँ तो एक दिन क्वाड्रिसेप करूंगा, सैटरडे वाली लेग में हैमस्ट्रिंग करूंगा। एक्सरसाइजेज और सेट्स मिक्स एंड मैच होते हैं, 5 या 6 एक्सरसाइजेज होती हैं, और किसी एक्सरसाइज के 3 सेट होते हैं, किसी एक्सरसाइज के 4 सेट होते हैं, ठीक है। और जहां तक सेट्स की बात है, ये एक तो ये एक सीधा सा गोल है कि एक तो 12 सेट से ज्यादा मत जाओ। और कोई सुपर एडवांस है अगर तो उसका डिपेंड करता है सिंपली ऑन रिकवरी, कि उसकी बॉडी रिकवर कैसा कर रही है। अगर उसकी बॉडी वर्कआउट से रिकवर कर पा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी सेट लगा लो, ठीक है। बट अगर एक हेल्दी देखा जाए तो वो तो यही है कि आपको 12 सेट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए किसी भी मसल ग्रुप में। तो 12 सेट को ज्यादा नहीं होते, 12 सेट जैसे मान लो, अगर हम चलो पुश पुल को छोड़ दें, तो 12 सेट में मान लो किसी ने चेस्ट करनी है, तो कितने बनी, मतलब आप लगा लो 4 एक्सरसाइजें, 3 3 सेट, चेस्ट की 4 एक्सरसाइज, यानी कि अगर आप पुश पुल भी लगा रहे हो तो एक दिन में आप जब एक बार पुश आएगा तो उस दिन 2 एक्सरसाइजें कर लोगे मैक्सिमम चेस्ट की, दूसरी बार जब आएगा फिर 2 करोगे, तो वही हो गया 4 एक्सरसाइजें होगी। और फर्दर आप उनके सेट्स को डिवाइड कर सकते हो, मतलब 12 16 यहाँ तक जा सकते हो। ज्यादा नहीं वॉल्यूम बढ़ाना, इसको वॉल्यूम बोला जाता है बेसिकली, जो आप सेट्स की बात कर रहे हो। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना, क्योंकि जितना वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, नो डाउट वॉल्यूम का भी रोल रहता है हाइपरट्रॉफी में, लेकिन जितना ज्यादा हम बढ़ाते जाते हैं रिकवरी भी उतनी ज्यादा कम होती जाती है। तो इसलिए ऐसे बढ़ाते नहीं जाना वॉल्यूम, नहीं तो एक पॉइंट आता है जब वो जो आपको हेल्प मिल रही थी वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से, वो फिर ड्रॉप आना शुरू हो जाता है, तो वो गलत हो जाता है। तो एक आपने स्वीट स्पॉट वो ढूंढना होता है कि यहाँ तक बस मेरे लिए बहुत है, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है बॉडी रिकवर नहीं कर रही, बॉडी में फटीग आ रहा है, थकान लग रही है, वर्कआउट करने का दिल नहीं कर रहा, पंप कम आ रहा है, ये सब थोड़े सिम्टम्स से आने शुरू हो जाते हैं, इसको ओवर ट्रेनिंग के सिम्टम भी बोलते हैं। सो आज यहीं तक करेंगे, हमने थोड़ा सा इतना बड़ा ये था नहीं वैसे आज कंटेंट हमारा, लेकिन क्योंकि हमने थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करी तो उस वजह से ज्यादा टाइम लग गया। बट ये खत्म हो गया है, तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा एक सवाल था आपसे। हाँ जी। जब हम साइकिल के बाद पीसीटी करते हैं, हाँ जी। तो ड्यूरिंग पीसीटी जब हमारे मतलब वर्कआउट करने का मन सा नहीं करता, हाँ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? उसमें आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा वर्कआउट करने के लिए, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। क्योंकि देखो पीसीटी जब चल रही होती है तो ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उतने हाई नहीं होते, और जब हम साइकिल पे होते हैं तो एनर्जी लेवल्स और बॉडी में पंप, ताकत, और जो एक वो फीलिंग होती है सुपरमैन वाली, वो पूरी पीक पे होती है। और फिर एकदम से जब हम साइकिल छोड़ते हैं और पीसीटी शुरू करते हैं तो एक बार तो बिल्कुल वो 200 300 से नीचे चला जाता है। फिर उसके बाद हम एचसीजी लगाते हैं या जो भी जिसका भी प्रोटोकॉल है वो यूज हाँ करता है, जी। और फिर वो धीरे धीरे वापस आता है। पर उस दौरान बिल्कुल ये होता है कि थोड़ा हमारा वर्कआउट करने का मन नहीं करता, वेट उठाने का, हैवी उठाने का, डाइट लेने का। लेकिन उस टाइम पुश करो खुद को, क्योंकि अगर आप पुश नहीं करोगे तो रिकवरी ज्यादा खराब हो जाती है।
मतलब रिकवरी और स्लो हो जाएगी। ऐसा नहीं है बॉडी रिकवर नहीं करेगी, कर लेगी बॉडी रिकवर फिर भी, लेकिन फिर और ज्यादा स्लो हो जाएगा। प्लस प्रॉब्लम इज कि आपने जो इतनी मेहनत से मसल बनाया साइकिल लगा के, तो अगर आपने उस टाइम ध्यान ना दिया तो वो एक ऐसा फेज है जहां आप अपने 50% तक गेन्स लूज कर दोगे। क्योंकि एक तो बॉडी में वो हार्मोन नहीं है जो टेस्टोस्टेरोन नहीं है जो मसल्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है, वो नहीं है। ऊपर से आप ट्रेन भी नहीं कर रहे हो। अब ट्रेन जब हम नहीं करते तब हमारा डाइट लेने का दिल भी नहीं करता। तो ना तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ना हमारी बॉडी में वो हार्मोन है, ना हम डाइट ले रहे हैं, तो हम पूरी वो बॉडी के अंदर 2 महीने की एक कंडीशन पैदा कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, जितना मैंने मसल बनाया था इस साइकिल में वो सारा तो लूज कर दे। लेकिन अगर हम प्रॉपर पीसीटी करें और थोड़ी सी हिम्मत मारें, एफर्ट मारें उस टाइम, तो हम 80% तक जो गेन्स हमने साइकिल पे करे उसको हम मेंटेन रख सकते हैं। नहीं तो उस साइकिल का कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा हमें ज्यादा। ठीक है, इसलिए मत करो, कोशिश करो कि हाँ। मैं भी 2-3 बार मैं भी ऑफ हुआ हूँ, 2015 में भी मैं ऑफ हुआ, 17 में भी मैं ऑफ हुआ। 2022 जब मैंने 21 वाला साइकिल चलाया तो मैंने ऑलमोस्ट वो 18 मंथ्स का मेरा वो साइकिल था, 18 मंथ्स, ठीक है। और पर उसमें वो बड़ा अलग तरह का साइकिल था, मतलब बहुत माइक्रो डोजिंग, अगर आपको पता है उसमें माइक्रो डोजिंग करी जाती है जिसमें डेली इंजेक्शन लगता है, ठीक है। तो वो वाला था वो, तो उसमें वो बहुत अच्छी चीज है वैसे। लेकिन उसमें वही है कि आप जितना लंबा फिर साइकिल चलाते हो कोई भी, तो आपकी जो रिकवरी है वो भी उतनी ही डिले होती है और आपको पीसीटी भी उतनी ही स्ट्रांग करनी पड़ती है। तो मेरे को क्या हुआ था कि वर्कआउट करने में मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन हाँ मेरे को लिबिडो इश्यूज वगैरह थोड़े बहुत आए थे। तो वो उसमें बंदे को मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है कि यार देखो थोड़ा बहुत तो आएगा इशू, लिबिडो भी नीचे जाएगा, थोड़ा सेक्स करने का दिल नहीं करेगा। तो वो बंदे को मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, नहीं तो अगर कोई घबरा जाएगा उस टाइम तो फिर एंग्जाइटी वगैरह बहुत पैदा हो जाएगी उसके अंदर। तो इसीलिए अभी मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर ऐसी कोई चीज करनी है तो किसी कोच के अंडर करनी चाहिए, ताकि वो आपको बता पाए कि डोंट वरी दिस इज नॉर्मल। क्योंकि जब कोच कह देता है डोंट वरी दिस इज नॉर्मल, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली होती है कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। प्लस लिबिडो आने में काफी, वापस आने में काफी टाइम लगता है, जो मैंने फील किया है कि जब आप इतना लंबा साइकिल चलाते हो तो ठीक है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपके फिर भी जल्दी वापस आ जाते हैं, बट लिबिडो इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, लिबिडो इतनी जल्दी वापस नहीं आता। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हिम्मत करो, एफर्ट करो। मन नहीं करता, और मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा ऐसे वर्कआउट वगैरह ना करने का दिल नहीं था, बल्कि मुझे तो ज्यादा था कि यार फटाफट से रिकवरी करी जाए। ठीक है, तो मैं कर रहा था एक्सरसाइज और वेट भी चल रहा था, ऐसा नहीं है कि वो दिक्कत आ रही थी। और बल्कि मैंने तो जो मैंने गलती करी थी इस, जब मैं मेन साइकिल से हटके टीआरटी डोजेस मैंने शुरू करी तो मैंने उस टाइम एक्सरसाइज करनी छोड़ दी। क्योंकि मैं 1.5 साल टाइट ट्रेनिंग इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था कि मैंने वो छोड़ ही दी एक्सरसाइज करनी। वो मेरी गलती थी, मुझे नहीं छोड़नी चाहिए थी उस टाइम। मैंने ऑलमोस्ट 2-3 महीने एक्सरसाइज नहीं करी, बट मैंने साइकिल ऑफ नहीं किया था, मैं टीआरटी पे था, तो मुझे कोई इशू नहीं आ रहा था। बस वैसे ही है, आलस कह लो या मेंटल एग्जॉशन कह लो 1.5 साल की, और डेली के इंजेक्शन ये वो, तो उस वजह से। पर जब मैंने पीसीटी शुरू करी तो फिर मेरे को था कि नहीं यार अब सीरियसली पीसीटी करनी है और फटाफट से रिकवरी करनी है। और विद इन 2 मंथ्स आई वॉज बैक टू नॉर्मल इन एवरीथिंग। ठीक है, तो कोशिश करो, थोड़ा एफर्ट मारो, नहीं तो फिर मसल भी चला जाता है, प्रॉब्लम ये है पीसीटी में ना, नहीं तो आप 70-80% गेन अगर से। सर हम हफ्ते में मतलब ऐसा हो कि एक दिन कभी कोई मिस भी हमारा हो जाए, 1 2 3 3 दिन तक मिस हो जाए वर्कआउट, पर हम एक एक दिन छोड़ के लगाते रहें, तब भी कोई हफ्ते प्रॉब्लम नहीं में होती है फिर? हफ्ते में 4 से 5 दिन करते रहो, हाँ 4 to 5 डेज भी अगर आप वर्कआउट लगा रहे हो, अच्छा वर्कआउट लगा रहे हो उस दिन, मोर देन सफिशिएंट। ऐसे डेली वर्कआउट करने की जरूरत नहीं होती। मैं अभी भी 5 दिन ही करता हूँ हफ्ते में वर्कआउट, ठीक है। जब बट मैं, अगर मतलब डाइट अच्छी है, थोड़ा बहुत वर्कआउट में हो रहा है तो डाइट अच्छी है, तो वो गुड है कि नहीं? हाँ ठीक है, डाइट अच्छी रखो पर वर्कआउट करो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए वर्कआउट जरूरी है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कोई ट्रिगर होना चाहिए कि आपकी बॉडी क्यों ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाए। ठीक है, जो लोग 9-9 घंटे की शिफ्टें करते हैं, 10-10 घंटे की शिफ्टें करते हैं, नाइट शिफ्ट्स करते हैं, उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में कोई ट्रिगर नहीं होता, कि उनकी बॉडी सोचती है कि यार इसने 600 नैनोग्राम डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन क्या करना है, ये तो सारा दिन बैठा ही है। तो उनकी बॉडी वो चीज कम बनाती है फिर। लेकिन जैसे ही वो लोग जिम जाना शुरू करते हैं, स्ट्रेंथ गेनिंग शुरू करते हैं, तो उनकी बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि नहीं यार अब ये वेट उठा रहा है, तो अब मेरे को टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनाना पड़ेगा।
तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनाना शुरू कर देती है। तो इस चीज को आप जैसे मर्जी सोच सकते हो, चाहे आप ऐसे सोच लो कि वेट ट्रेनिंग करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, या क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो बॉडी को टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनाना पड़ रहा है। ठीक है। और जी सर। कल कल वाले से मैं एक और चीज मुझे याद आई है कि पीसीटी अगर आपने करनी है तो पीसीटी सिर्फ तो करो अगर आपने कम से कम साल 2 साल दोबारा साइकिल नहीं चलाना। अगर आपको ये है कि मैंने अभी 3 महीने बाद दोबारा साइकिल करना है या 4 महीने बाद दोबारा साइकिल चलाना है, तो पीसीटी मत करो। साइकिल सारे सॉल्ट छोड़ दो, जो भी चला रहे थे मेस्ट्रॉन मुस्ट्रॉन जो भी, सिर्फ टीआरटी डोज पे आ जाओ। हफ्ते की 140 से 150 mg उस टीआरटी डोज पे रहो। जितना देर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, मैं बहुत थक गया हूँ, अब पुश कर रहा था मैं बहुत देर से, सॉल्ट पुश कर रहा था, डाइट पुश कर रहा था, तो मैं थोड़ा रेस्ट चाहता हूँ। तो आप क्या करो, सारे सॉल्ट छोड़ दो और सिर्फ टेस्ट यूज करो फॉर जितना भी समय आपको लग रहा है कि आपको रिकवरी के लिए चाहिए, मेंटल एग्जॉस्शन को ठीक जितना करने। टाइम का हमें गैप चाहिए उतना टाइम टेस्ट चला हाँ, लेके ना। जितना टाइम आपको गैप चाहिए उतना टाइम सिर्फ टेस्ट चलाओ। बिल्कुल ऑफ मत हो। पीसीटी तो ओके सर। बिल्कुल मत करो, क्योंकि पीसीटी कर रहे हो तो एक तरह से आप बॉडी को ये सिग्नल दे रहे हो कि भाई अब मैंने नहीं करना, मैं बाहर से टेस्टोस्टेरोन नहीं दे रहा, तो तू अपना टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर। मतलब सिंपल सी चीज ये है। तो बॉडी शुरू करेगी बनाना, बड़ी हिम्मत करेगी, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 3-4 महीने में वो नॉर्मलाइज होना शुरू होगी। इतने में आपको लगेगा कि यार बॉडी कम हो रही है, थोड़ा पंप कम आ रहा है, बॉडी में तो हार्डनेस। नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। हाँ, तो फिर आप वो चले यार दोबारा शुरू करते हैं, तो वो क्या होता है, बॉडी रिकवर हो रही थी हो रही थी हो रही थी, आप फिर उसको नहीं चले आते हो। तो ये जो ये चीज है ये बड़ी गलत है। तो अगर आपको पता ही है कि यार मैंने अभी 3 महीने बाद दोबारा साइकिल चलानी है, तो इट्स वेरी हेल्दी कि आप मत करो पीसीटी। आप सिर्फ टीआरटी डोज पे यूज करो टेस्टोस्टेरोन जो इनअनथेट होता है, उसको 150 mg पे। उसमें क्या होगा, एक तो आपको कभी कोई एनर्जी लैग महसूस नहीं होगा, आपका कोई मसल मास ड्रॉप नहीं होगा, आपके बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन रहेगी, आपका टेस्टोस्टेरोन हायर साइड पे रहेगा। ठीक है। और जब दोबारा से आप सोचोगे कि हाँ नाउ आई एम अगेन प्रिपेयर्ड, ठीक है चलो मैं दोबारा से शुरू करता हूँ, तो आप जीरो से शुरू नहीं करोगे। आप बिल्कुल वहीं होगे जहां आपने 3 महीने पहले छोड़ा था। आप सिर्फ वहीं से दोबारा शुरू करते हो। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि आप दूसरे सॉल्ट नहीं यूज कर रहे, यू आर नॉट यूजिंग मेस्ट्रॉन, यू आर नॉट यूजिंग प्रिमोबोलन और जीएच एनीथिंग, तो थोड़ी बॉडी में हार्डनेस वगैरह खत्म हो सकती है हल्की फुल्की, या बॉडी थोड़ा बहुत वाटर होल्ड कर सकती है। लेकिन अगर उस दौरान भी अगर आप बहुत अच्छी डाइट रखो, क्लीन, और कार्डियो करते रहो, वर्कआउट करते रहो, तो बॉडी में 10% का फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 10-20% का। जो भी आजकल के जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं जो इस लेवल पे हैं, जैसे सुमीत गिल है, ठीक है, या इस जो ये लोग हैं, दिस इज द प्रोटोकॉल दे यूज, दे डोंट गो ऑफ। अब सुमीत को पता है कि उसने साल के एंड में ओलंपिया खेलना है, ठीक है, तो वो भी ये थोड़ी है कि वो पीसीटी कर लेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, वो नहीं करेगा पीसीटी। हाँ, ये हो सकता है वो इसका मतलब तो सर मतलब ये ऑफ साइकिल होते नहीं है जो एथलीट्स होते हैं। ऑफ ऑफ साइकिल नहीं होता ये कभी। मतलब टेस्ट इनका चलता रहता है साथ साथ। टेस्ट टेस्ट इनका चलता रहता है, इनका टेस्ट बंद नहीं होता। जब ये कभी ये सोचते हैं कि, और वैसे तो जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं ये कभी ये सोचते ही नहीं कि हमने टेस्ट बंद करना है अब पूरी जिंदगी। ये सोच के चलते हैं कि अब हमें पूरी जिंदगी टेस्ट लेना है। पूरी जिंदगी मतलब जब तक वो जिंदा है वो टेस्ट लेंगे। ठीक है, जैसे बाहर टीआरटी कॉमन है, उसी तरह से वो लोग 15 mg डेली या 10 mg डेली टेस्ट लेते रहते हैं जब वो बॉडी बिल्डिंग से बाहर भी चले जाते हैं। क्योंकि कई बार 15-20 साल की टेस्टोस्टेरोन लगातार टेस्ट यूसेज के बाद बॉडी अपना नहीं बनाती, वो खत्म हो जाते हैं, जो लेडिक सेल्स बोलते हैं उनको हम, जो टेस्टिकल्स के अंदर होते हैं, वो बिल्कुल ही शट डाउन हो जाते हैं, वो रिकवरी मारते ही नहीं कई बार। ठीक है। और वो वैसे भी क्योंकि उन्होंने इतने साल बॉडी बिल्डिंग करी है तो वो उस ऑफ शेप में कभी रह ही नहीं सकते। तो अगर आपको 40 के बाद 45 के बाद वो शेप मेंटेन रखनी है, तो नेचुरली तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको बाहर से देना पड़ेगा। लेकिन वो फिर इतना ज्यादा नहीं देते, कम देते हैं। मतलब वो ऐसा कोशिश करते हैं कि 1200-1500 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक बस रखें, ताकि बॉडी थोड़ी ठीक दिखे, बॉडी फैट परसेंटेज कंट्रोल रहे, स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, और लिबिडो मेंटेन मेंटेन रहे। इस चीज के लिए वो करते हैं। अब दिस इज द थिंग जो जो आजकल के बॉडी जो स्मार्ट बॉडी बिल्डर्स हैं वो कर रहे हैं। वो पीसीटी वगैरह करना इज वेरी अनहेल्दी। ठीक है। मैंने पीसीटी करी थी क्योंकि मेरे कुछ कारण थे। ठीक है, कि मैं क्यों करी, और मैं 2 साल ऑफ रहा था उसके बाद पीसीटी करने के बाद, और मैंने 2 साल बाद दोबारा शुरू किया, पूरी रिकवर करके बॉडी को अच्छी तरह। ठीक है, उसके बाद मैंने दोबारा शुरू किया।
ठीक है, तो एक वो भी होता है। सर यही जो मतलब बॉडी बिल्डर हमें ऐसा क्यों बोलते हैं कि जैसे ठीक है ये खुद ऑन साइकिल रहते हैं, जब ये बताते हैं कि ये स्टीरॉयड करो और उसके बाद पीसीटी करो, तो हम्म। फिर ये खुद क्यों बोलते हैं ऐसा कि पीसीटी करो? देखो, मैं सबकी बात तो मुझे नहीं पता कि सारे क्या अब तक करते भी हों, ठीक है, करवाते भी हों, बट जो करवा रहा है उसको या तो पता नहीं है कि करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, या बस उसको इतना पता है कि हाँ 3 महीने का साइकिल लगाया तो पीसीटी करनी है। बस उसको इतना पता है कि पीसीटी करनी है, क्यों करनी है, अभी जरूरत है या नहीं। पीसीटी मतलब इसका ऐसा होगा ना कि पीसीटी हाँ एक स्टडी है कि हाँ पीसीटी जरूरी है, बट हाँ। अगर प्रैक्टिकल जैसे आपने बताया कि वो प्रैक्टिकल हो सकता है, हाँ भी टेस्ट पे रखो बॉडी को, हाँ, टेस्ट पे रहो, टेस्ट पे तो रहो अगर आपको पता है कि आपने तीन लॉन्ग टर्म तक महीने चलना बाद है। दोबारा साइकिल चलानी है तो रहो। ओके। अगर आपको पता है कि मैं तो ऑफ होना है और बस मुझे नहीं पता मैं दोबारा साइकिल कब चलाऊंगा, 1-2 साल तो नहीं चलाऊंगा, फिर पीसीटी कर लो। और ऐसा भी नहीं है कि पीसीटी करनी जरूरी है, मैं बता रहा हूँ, पीसीटी करनी कोई जरूरी नहीं होती। पीसीटी नहीं भी करोगे ना तब भी बॉडी रिकवर कर लेती है। मैंने रिकवर किया है। जो मेरा फर्स्ट साइकिल था, 3 महीने मैंने चलाया था, और नॉलेज नहीं थी तो बड़ा हाई डोज, 500 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन अनथेट, 300 mg डेका, अब साथ में शायद पता नहीं एनाड्रोल थी, पता नहीं डानाबॉल थी, लगा लू के छोड़ दिया 3 महीने में। और कुछ नहीं किया, ना पीसीटी करी, कुछ नहीं किया, कोई कोई सिम्टम नहीं, ना लो लिबिडो फील हुआ, ना स्ट्रेंथ कोई फील हुई, कुछ फील नहीं हुआ था। और बॉडी मैंने चेक कराया महीने बाद, मेरा 650 नैनोग्राम पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन था। तो बॉडी रिकवर कर लेती है, लेकिन एज मैटर करती है। जैसे मान लो कोई अभी यंग है, उसकी बॉडी थोड़ी जल्दी रिकवर कर लेगी। लेकिन अगर मान लो एज हो गई है 35, 36, 37, उस बंदे को प्रॉब्लम आएगी अगर वो पीसीटी नहीं करेगा, क्योंकि अब उसकी बॉडी में वो रिकवरी की क्षमता कम है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर पीसीटी करनी जरूरी है 30-32 के बाद। और मेनली तो उस केस में जरूरी होती है कि अगर आपको पता है कि अब आपने साइकिल नहीं चलानी 1-2 साल, तो कर लो पीसीटी एक बार। जब अगली बार जब चलाओगे 2 महीने 2 साल बाद, तो दोबारा से शुरू कर लें। लेकिन वैसे सर सेम ही था, मतलब मैंने भी जब पहले एक दो साइकिल की तब मतलब मैंने पीसीटी नहीं की थी, हम्म। तब बॉडी ने रिकवर किया। जब उसके बाद की मैंने एक दो साइकिल की तो अब मैंने पीसीटी की, तब मैंने देखा कि हाँ पहले हम अच्छा मतलब इंक्रीज करते हैं उसके बाद डाउन हो जाता है। तो मेन क्वेश्चन यही था कि जो बड़े एथलीट्स होते हैं कि इनका जो मसल मास है वो पूरे साल तक एक जैसा कैसे रहता है, क्योंकि ये ऑफ ही नहीं, हमारा क्यों डाउन हो जाता है, तो वो शायद तक जमी। वो ऑफ नहीं होते, वो टीआरटी पे रहते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन लेते रहते हैं। ये ठीक अगर है। पीसीटी अगर हम भी कर रहे हैं, हाँ भी हमने भी पीसीटी की, पर हम तो डाउन हो गए, वो डाउन क्यों नहीं हो? हम्म। ठीक है, और जैसे मैं पहले कह रहा था कि ऐसा जरूरी भी नहीं है, पीसीटी के दौरान भी आप अपना 80% 70% मसल मास मेंटेन रख सकते हो। इवन पीसीटी करके पूरा ऑफ हो गए हो, नेचुरल शुरू कर दिया आपने सब कुछ, मेंटेन कर सकते हो अपने आप को काफी अच्छा। पर हाँ वही है कि उतना मसल उतना हार्ड नहीं दिखेगा, स्किन के नीचे वाटर आ जाएगा, थोड़ा राउंड दिखोगे। बल्कि टाइप का हाँ। मतलब पंपिंग, वो उस टाइप की पंपिंग सी नहीं रहती बॉडी हाँ, उतने वेनी नहीं दिखोगे, को। वो सब हो जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी काफी मेंटेन हो जाता है, अच्छी पीसीटी हो। और ज्यादा सप्रेसिंग स्टेरॉइड्स यूज ना किए हों, जैसे कि डेका है, जो नैंड्रोलोन वाली कैटेगरी है हमारी। ठीक है, वो एनपीपी वगैरह हो गया, ये सॉल्ट जो होते हैं ये बहुत ज्यादा सप्रेसिंग सॉल्ट हैं, ये नहीं यूज करने चाहिए साइकिल में। कोशिश होनी चाहिए कि बस टेस्टोस्टेरोन, इसके साथ आप कोई भी डीएसटी डेरिवेटिव हो गया, जैसे मेस्ट्रॉन है, प्रिमा है, बस ये 2-3 सॉल्ट बहुत होते हैं बॉडी बनाने के लिए। सिर्फ अगर बॉडी बनानी है, कंपिटिटिव की बात नहीं कर रहा मैं, वहां फिर आपको एंड में स्टेना भी चाहिए, एंड में आपको ट्रेन भी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ आपको शौक है कि यार मैंने तो बस साइज मेंटेन करना है और नहीं हार्डनेस। कंप्लीट के लिए नहीं सर, बस वैसे मेंटेनेंस के लिए जैसे आप कर रहे हो, हाँ तो आपने अपना फिजिक सेट किया हुआ है। हाँ, उसके लिए सिर्फ टेस्टोस्टेरोन और मेस्ट्रॉन, ये दो चीजें चाहिए आपको। ठीक है, और दोनों। क्योंकि एंड्रॉइड फैमिली में तो अभी तक मैं भी नहीं गया, एंड्रॉइड फैमिली तक तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता, डायका ना एनपीपी ऐसा तो मैंने भी यूज किया ही नहीं है वो। हाँ, तो एनपीपी एनपीपी इज लाइक डेका। तो बस डेका थोड़ा लॉन्ग ईस्टर है, और एनपीपी इज लाइक डेका का ही शॉर्ट ईस्टर। तो मैंने एनपीपी यूज किया है, लास्ट साइकिल में किया था टू गेन। ठीक है, पर नहीं करना चाहिए, उसके मेटाबोलाइट्स जो बॉडी में वो 18-18 महीने तक पड़े रहते हैं।
और इतना रिकवरी में भी। स्टोन काउंट में भी दिक्कत देते हैं ना जो करते फॉर्म हैं। काउंट तो देखो थोड़ा बहुत कम साइकिल पे हो ही जाता है, प्लस एक और चीज जो स्मार्ट बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं इज, जो मैं भी कर रहा हूँ अब, मैं HCG लेता हूँ हफ्ते का 500 IU, 2 शॉट 250 के। तो ठीक है, एक मंडे एक फ्राइडे। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये आपको इनफर्टाइल नहीं होने देता। ऑन साइकिल नहीं, ऑन साइकिल तो ऐसा नहीं होगा कि ऑन साइकिल पे आप फर्टाइल रहोगे, नो। अभी मैंने चेक कराए थे अपने LHF से 0 ही थे। जब आप ऑफ होगे तो रिकवरी जो है वो जल्दी हो जाएगी, और मे बी PCT भी उतनी लंबी ना चले, और इनफर्टाइल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत मिनिमम हो जाते हैं। तो ये भी स्मार्ट बॉडी बिल्डर्स आजकल कर रहे हैं। दे यूज HCG ऑन साइकिल, 500 IU तक बस हफ्ते का। ठीक है, 250 IU, 250 IU वो ये भी कर रहे हैं। वो इतना सा होता है बस, इतना सा होता है। ठीक है, तो जो 100 IU वाली सिरिंज 8 पॉइंट बनते हैं सर उसके, मतलब है, 1 ml के 8 8 पॉइंट बनते हैं इंसुलिन सिरिंज के। वो डिपेंड करता है जितना 40 IU वाली डिमांड है या 100 IU वाली है। हाँ, 8 पॉइंट बनते हैं। तो वो भी आप कर सकते हो, तो उससे उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपकी अभी पूरी लाइफ पड़ी है, शादी होनी है, बच्चे करने हैं, और रिकवरी जल्दी हो जाती है, मतलब हेल्दी रहता है बेसिकली। आप बॉडी को एक सिग्नल दे रहे हो कि अपने सेल्स को, जो आपके लेडिक सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिकल्स के अंदर, कि ऑफ नहीं होना, मतलब बिल्कुल बंद नहीं करनी, शट डाउन नहीं करना खुद को। तो बॉडी क्या करती है, थोड़ा 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 जो है बनाती रहती है खुद से भी, नहीं तो बिल्कुल ही शट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वैसे भी जब आप हम पोस्ट साइकिल थेरेपी में भी हम HCG जब यूज करते हैं तो वो भी यही करता है। तो HCG बेसिकली अंदर जाके LH की तरह एक्ट करता है, तो वो अंदर जाके आपके टेस्टिकल्स को ये बेसिकली सिग्नल करता है कि टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इनसाइड द टेस्टिकल्स। तो टेस्टिकल्स को बोलता है कि टेस्टोस्टेरोन अंदर प्रोड्यूस करना शुरू करो, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हम बाहर से LH देते हैं बॉडी को एक तरह से। ठीक है, और बाद में फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी खुद से बनाने लग जाती है। जब हम फिर LH हटाते हैं, तो उस टाइम ये क्यों जरूरी होता है कि आप एकदम से PCT ऑफ मत करो, क्योंकि जब आपने HCG को रिमूव किया उतने टाइम तक भी बॉडी को आप बाहर से ही LH दे रहे थे एक तरह से। तो जब आप वो देना बंद करोगे तो बॉडी के लिए फिर से एक शॉक होता है, क्योंकि जब तक आप बाहर से LH दे रहे हो बॉडी अपना नहीं बना रही। तो इसीलिए कहते हैं कि उसके बाद भी कम से कम 20 दिन तक ये होती है जो आपकी क्लोमिड, क्लोमिड खाते रहो। तो क्लोमिड क्या करेगी, क्लोमिड थोड़ी हेल्प करेगी एक तरह से, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन के अंदर टू प्रोड्यूस LH। वो LH को बूस्ट करने में हेल्प करेगी, नेचुरली LH को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। तो फिर वो जब धीरे धीरे नेचुरली पे शिफ्ट होता है, तो फिर जब एक बार नेचुरली बनना शुरू हो जाए, LH 2 3 4 यूनिट तक आ जाए, तो फिर यू आर रिकवर्ड, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आती। ये तो एक तरह से 15 मिनट का मैंने स्टेरॉइड्स पे लेक्चर दे दिया फ्री में। चलो ठीक है। की बात है सर, बड़े डाउट थे जो क्लियर हुए इन चीजों से। कोई नहीं, कोई नहीं, मिलते हैं कल। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।